अस्सलाम वालेकुम। नावल नेम सितमगर पार्ट 3, ये इसका लास्ट पार्ट है। चलें अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से छोड़ी थी हमने। बड़ी हवेली पहुंचकर उनके अंदर की आग में मज़ीद पेट्रोल छिड़का गया था। जैसे वो सरता पैर इस तरह किसी कैफियत के ज़ेर असर थे। चाहकर भी नगीन की काटदार शिकना और शिकस्त खुर्दा लहजा उनकी समातों से दूर नहीं हो रहा था। क्या वाकई ही उन्होंने सारी ज़िंदगियाँ तबाह की, इतनी सारी, और बर्बाद भी कर दी कि हर जुल्म और गुनाह का उन्हें मुद्दर इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। जमील के हवाले चादर और किचन करते हुए खुली फिज़ा और ताज़ातम सर्द माहौल में आ गए। हवेली की बैक साइड खूबसूरत और आंखों को ठंड पहुंचाने वाली झील थी। बचपन से जब वो बेहद परेशान या बोझल हो जाया करते तो इसी झील के किनारे आकर बैठ जाते, और तब उनके वजीहा चेहरे पर कोई जज्बा नुमाया नहीं होता था। वो एक आम और बेबस इंसान की जीती जागती तस्वीर लगते थे। लेकिन हसाम की मौत के बाद उन्हें आज पहली बार एहसास हो रहा था कि अनजाने में ही सही वो अपनी ज़िंदगी के साथ बाकी दो और ज़िंदगियों के साथ भी खेल चुके हैं, और उन्हें अब खुद को एतमाद में लेना था कि वो सब ठीक कर देंगे। वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते थे। लाला जी, अशर साहब की कॉल्स आ रही हैं बार बार। नवाज़ ने सर झुकाए मोतबाना अंदाज में कहा। फ़ोन इधर दो यार, और तुम जाकर सदफ से कहो कि चाय बना दे, सर दर्द से फट रहा है। वो नरम और लापरवाह लहजे में कहकर नवाज़ के हाथ से सेलफोन ले चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, मखसूस गंभीर आवाज़ जिसके सुनने के बाद मुखालिफ सिमत वाला पहले तो गड़बड़ाने पर मजबूर हो जाता। वालेकुम सलाम। कितने बेशर्म हो, और वो भी गालियाँ नोश कर लो जो मैंने माँ के सामने आप जनाब को नहीं दे सकता। यहाँ कर चले भी गए और मुझे बताया भी नहीं। यहाँ तक कि अम्मा को भी मालूम नहीं कि उनका लाडला कब और क्यों वापस चला गया। अशर की भुनाई आवाज़ उनके समातों से टकराई, लेकिन वह बेजारी से उसकी सारी बातें सुन रहे थे। अम्मा भी से माजरत कर लूँगा, तुम्हारे पेट में बरोड़ ना पड़े। उन्होंने सामने साथी हस्ती को देखकर रुख मोड़ लिया और गहरा सांस खींचा, लेकिन तब तक वो हस्ती उनके सामने चाय का मग रखने के बाद वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अल्तमश ने बेसाख्ता उसकी कलाई थामी थी, और अब सटपटाने की बारी सामने वाले की थी, क्योंकि लाला जी की गिरफ्त पहली बार नरम थी, बेहद नरम, और उनके चेहरे पर मखसूस दिलफरेब मुस्कुराहट भी रक्सा थी। अभी अम्मा से बात कर लो, अशर ने धमकिया मेज लहजे में कहा कि फ़ोन अम्मा भी को थमाया। बैठ जाओ। वो जो कब से अजीब कश्मकश में उलझी हुई थी, अल्तमश की दिलकश आवाज़ सुनकर उनका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने लगा, लेकिन खौफ के आसार उसके कदमी चेहरे पर वाज़िया थे। मरता क्या ना करते कि मुसद्दिक वो उनके बराबर नरम और मुलायम घास पर बैठ गई। माज़रत खाओ अम्मा भी, मुखालिफ से ना जाने क्या कहा गया जिसके जवाब में बेनियाजी से गया हुए। आपको डिनर हमारे साथ करना था, फिर चले क्यों गए? अम्मा भी का शुक्र होना लहजा उनकी समातों में उभरा। इंशाल्लाह अगली बार डिनर के साथ साथ लंच भी आपके साथ किया जाएगा। नादिया की कलाई से गिरफ्त हटाकर वो उसका हाथ था आहिस्ती से थाम चुके थे, लेकिन वो मुतवज्जो भी सेलफोन पर ही थे। उनके इस कदर नरम और दिलफरेब अंदाज को देखकर नादिया मस्पराइज होने लगी। उसके ज़ख्म शायद अल्तमश के इस दिलकश अंदाज को देखकर भरने लगे। कल शाम तक आपके मामा जी गाँव पहुँच जाएंगे अल्तमश, अम्मा भी की आवाज़ में अब नरमी नमूदार हुई। मैं कल आपके पास पहुँच जाऊँगा। झील के साफ़ और शफाफ पानी से निगाह हटाकर उन्होंने संजीदगी से कहा। ठीक है, हम सब आपका इंतज़ार करेंगे, ख्याल रखिएगा अपना। अम्मा भी ने शफीक अंदाज में ये कहकर कॉल काट दी, और अल्तमश ने सेलफोन को साइड पर रखते हुए नादिया को नरम गरम और मायने खेसी निगाहों से देखा। वो प्लेन सुर्ख और गोल्डन इम्तिजाज ड्रेस में मलबूस थी। चांद की मध्यम रोशनी में उसका चमकता दमकता गुलनार चेहरा अल्तमश के सामने था। क्या ये लड़की इतनी हसीन है? दिल ने सरगोशी की। वो खुद भी पहली बार किसी के शहर में जकड़ने लगे थे, और ऐसा क्यों हो रहा था वो खुद भी नहीं जानते। सदफ को चाय बनाने का कहा था मैंने, उन्होंने ये कहकर नादिया के हाथ से अपना हाथ हटा लिया, जैसे वो उसकी गैर होती हालत पर रहम कर रहे हों। चाय का मग उनके अनाबी लबों के करीब था। उसे बुखार था, इसलिए आराम कर रही थी। मैंने उसकी नींद ख़राब करना मुनासिब नहीं समझा। वो अपने दोनों हाथों को गोद में बच्चों की तरह छुपाकर बेचारगी से बोली। इसमें सफाई पेश करने की क्या ज़रूरत है? मैं कौन सा बेके अभी तुम्हें तख्ता दार पर लटका देता। अल्तमश रुख मोड़कर नादिया के सामने रूबरू होकर बैठ गए, और उनके इस तरह बैठने पर नादिया का नन्हा सा दिल मजीद सहम गया। घबराहट उसके गदमी चेहरे पर आया थी। तख्तादार न सही, लेकिन थप्पड़ तो आप ऐसे ही जड़ देते हैं। उसके ज़ुबान से शिकवा फिसला, और उसके लहजे और अंदाज को देखकर अल्तमश खट्टे की घनी मुँह तले अनाबी लब मुस्कुरा उठे। सिर्फ एक थप्पड़ को लेकर और कितना जलील करना है? चाय का मग मुसलसल उनके खूबसूरत तो भारी हाथों में कैद था, और अब उनकी निगाहें झील के पानी पर मरकूज थी। क्या मैं जा सकती हूँ अब? वो मिनमिनाई। उसके तासरात ऐसे थे कि अगर वो थोड़ी देर इसी तरह बैठी रही तो दिल और जान दोनों से हाथ धो बैठेगी। अल्तमश ने आबरू झुकाकर उसे घूरा। उनके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सख्त और सपाट तासरात नमूदार होने लगे, जिन्हें वो बड़ी खूबसूरती से छुपा गए। बैठी रहो, वैसे भी अपनी उम्र और अकल से बड़ी बड़ी बातें तुम बहुत बार कर चुकी हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी मासूम हो। वो चाय पी चुके थे और अब लाइटर से सिगरेट को सुलगाने में मशगूल थे।
देखना किसी दिन कोई जानलेवा बीमारी गले पड़ जाएगी इस गंदी चीज़ के इस्तेमाल से। अल्तमश के नरम और ठंडे अंदाज को देखकर उसकी हिम्मत बंधी और यही वजह थी कि वह नाक मुँह छिड़ाकर अल्तमश के सामने अपनी नापसंदीदगी का इजहार बेधड़क कर रही थी। कोई बीमारी लग भी जाएगी तो तुम बचा लेना मुझे। सिगरेट का कश लेने के बाद वो लापरवाही से बोले, मुझे क्या पड़ी है आपकी जान बचाने की, जब देखो मिर्चें चबाते रहते हैं आप। मुझसे तो किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। आगे सिगरेट को उसने बेरुखी से कहा, ठीक है फिर मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कोई तो हो जो मेरा ख्याल रखे। सारी ज़िंदगी खुद साथ तन्हाई में गुजारी है। नादिया की नाक दबाकर वो दिल फरेब लहजे में बोले। वो जो इस अचानक अफ्ताब के लिए तैयार ना थी एकदम झेंप गई। नादिया नामहसूस अंदाज में उनकर अपने दरमियान फासला बढ़ाने लगी। कर तो वैसे भी रहे दूसरी शादी, मुझे भी नगीनबाजी प्यारी लगती है। आप दोनों की जोड़ी को रब ने बना दिया, जोड़ी का खिताब दूंगी मैं। वो चहकी और उसकी इस तरह चहकने पर अल्तमश गंग रह गए। बेशक हम दोनों के बीच कोई ख़ास जज्बात पैदा नहीं हुआ, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम अपना खावन किसी और लड़की के सपोर्ट कर सकती हो? आज वो नादिया को मुसलसल हैरान करने पर बज़िद थे और नादिया थी कि उनके इस कदर नरम और दिलफरेब अंदाज को देखकर अपने दिल और आंखों पर लगामें डालने से कासिर थी। अल्लाह जी ने आपके बहुत इम्तहान लिए हैं, तो इसलिए अब अगर नगीन के साथ शादी के बाद आप खुश और खुर्रम ज़िंदगी बसर कर सकें तो मुझे कोई मसला नहीं। हाँ पर आपका थप्पड़ नादिया कभी नहीं भूल सकती। आखिर में उसका लहजा और आवाज़ बेहद सख्त और बेलचक हो गए। मेरा ख्याल है ये ताना मुझे अपने पोते और पोतियों के आगे भी सुनने को मिलेगा। अल्तमश ने नादिया के बाल बिगाड़ कर मसनूई खुफकी से कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में रची बसी मायनेखेज़ी का महसूस करके नादिया सटपट आ गई। कर लें फिर नगीन बाजी से शादी? वो अल्तमश की निगाहों में देखने से ग्रेज करती एतमाद से बोली। तुम इस सब में कुछ नहीं बोलोगी आगे से? वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और आखिर में उनका लहजा सपाट हो गया। उनके चेहरे पर वाज़िया बेज़ाहिरी उकताहट नुमाया थी, जैसे वह नगीन के मुंह से बार बार शादी का जिक्र सुनकर नागवारी महसूस कर रहे हों। लेकिन क्यों? वो लड़की आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। मैंने खुद देखी उसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत। वो बच्चों की तरह अपनी बात पर अड़ी रही और अल्तमश का दिल चाह रहा था कि उस कमअक्ल और नीम पागल लड़की को झंझोड़ कर रख दे कि तुम क्यों अपनी इतनी सी उम्र में खुद पर एक सोता मुसल्लत करने की ख्वाहिशमंद हो। अल्तमश, उन्हें वहाँ से जाते देख उसने अल्तमश को हाँक लगाई और वह गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखने लगी, जो अभी तक सबस घास पर आलती पालती मारे बैठी थी। उनके कदम नादिया के सिर पड़े। वो उसके सामने झुके और किसी गुड़िया की मानित नादिया को उठाकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की सिमत बढ़े। मुझे नीचे उतारे अल्तमश, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। नादिया की आंखें बड़ी हो गई बेयकीनी और खिफत के मारे। चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोलती हो यार तुम। उसकी गहरी सी आंखों में देखकर वो झुल चलाए लहजे में बोल पड़े। तो मैं तुम्हारे कमरे में छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा टट्टर की तो मेरा इरादा पल भर में तब्दील भी हो सकता है। उनकी आवाज़ किसी भी जज्बे से आ रही थी और अपने कहे के मुताबिक वो इसे नरमी से हाथों में उठाए कमरे में दाखिल हुए और आहिस्तगी से नादिया को सिंगल सोफे पर उठाने के बाद वापस मुड़ गए। जान सकती हूँ ये इंसान कौन था जिससे आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई है? वो भीगे लहजे में बोली। शायद वो इतनी जल्दी अल्तमश को माफ़ नहीं कर सकती थी और नादिया को पहली बार एहसास हुआ था कि सामने खड़ा ये वजीह और बेमिसाल शख्स किसी भी इंसान को अपने शहर में आसानी से चेक कर सकता है, क्योंकि वो उससे नफ़रत करने लगी थी, पर आज उनसे अपनी नफ़रत का इजहार खुलकर नहीं कर सकी। क्यों? उसकी ज़ुबान तालों से चिपक गई थी। क्यों वो अल्तमश की पेशकदमी को रोक नहीं सकी? उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसका दिल क्या भी अल्तमश को उसकी हैसियत मुतय्यन कराए, पर वह नहीं करवा पाई ऐसा। जबकि अल्तमश की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। ज़िंदगी में पहली शर्त जिंदा रहना है। किसी के होने ना होने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, चलती रहती है। अक्सर वो लोग जिनको हम अपनी ज़िंदगी के लिए नागज़ीर जानते हैं, अचानक बेगैर किसी वजह से हमसे दूर चले जाते हैं। ज़िंदगी फिर भी नहीं रुकती, दुश्वार लगती है मगर तमाम नहीं होती। इसलिए अब तुम्हें ज़्यादा सदा देने का कोई जवाज़ नहीं। सो जाओ, शब खैर। मखसूस काटदार लहजे में कहते वो कमरे से बाहर चले गए। सियाह शलवार कमीज़ में मलबूस सियाह गर्म चादर कंधों पर फैलाए वो सीढ़ियाँ फलांगते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। सलाम साहब जी, सदफ ने सादतमंद लहजे में सलाम किया। वालेकुम सलाम। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मखसूस चेयर पर बैठते वो सदफ से बोले। अल्लाह पाक का शुक्र है साहब जी, अब ठीक हूँ। सदफ ने खाने के मुख्तलिफ लाज़मात उन्हें पेश करते हुए कहा। चलो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तबीयत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर के पास चली जाना। वॉलेट से चंद नोट निकाल कर वो आम से लहजे में कहते पैसे डाइनिंग टेबल पर रख दिए। साहब जी पैसे हैं मेरे पास। सदफ हिचकिचाई। मुझे भी मालूम है कि पैसे हैं तुम्हारे पास, लेकिन ये पैसे भी रख लो। वो फ्रेश जूस का ग्लास होंठों से लगाते नरमी से बोले। नादिया कहाँ है? उनका लहजा पहली बार सदफ को सरसरी नहीं लगा। वो नादिया के मुतल्लिक संजीदगी से इस्तफसार कर रहे थे। साहब जी वो नाश्ता बना रही हैं। सदफ ने ऐसे कहा जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया हो।
अच्छा ठीक है, उसे कहो मुझे उससे कुछ बात करनी है तो डाइनिंग रूम में आए। परेशानी से बोले। ठीक है साहब जी। सदफ सर खम करती किचन की सिमट पड़ी। कुछ ही देर में सर पर सियाह ओढ़नी टिकाए डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। बैठ जाओ, नाश्ता करो। सामने रखी चेयर की सिमत इशारा करते हुए नादिया के खूबसूरत सर पर निगाहें हटा गए। मुझे भूख नहीं, आप कर लें नाश्ता, मुझे भूख नहीं है। नादिया का लहजा बुझा बुझा सा था। क्या मसला है अब? वो झुंझलाए और साथ ही नादिया के सते हुए चेहरे को घूरने लगे। सारे मसले हल हो गए हैं क्या? वो कंधे उचकाकर किचन की सिमत पड़ने लगी। अभी सारे मसले हल नहीं हुए और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं किसी भी मसले या इंसान से। मैं सब सही गलत की पहचान रखता हूँ। नादिया का हाथ थामकर उसे चेयर पर बिठाने के बाद उन्होंने उसका हाथ भी नहीं छोड़ा। वो समझ गए थे कि नादिया रात वाली बात को लेकर नाराज़ है। आप कर लें नगीन से शादी, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, वो बेदिली से बोली। तुम्हारे सर पे ये भूत क्यों सवार हो गया है? उनके लहजे में करवाहट घुलने लगी। क्योंकि मुझे मालूम है आप भी नगीन बाजी से मोहब्बत करते हैं, नादिया ने पूरी यकीन अंदाज में कहा। अच्छा, उन्होंने अच्छा को खींचा। बिल्कुल, और इसीलिए कह रही हूँ शादी कर लें उनके साथ। नादिया ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। मुझे अगर किसी से मोहब्बत होती तो मेरे रूबरू होती, लेकिन मैं तुम्हें सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि रिश्ते निभाते निभाते मैं इस जगह बहुत कमज़ोर पड़ जाता हूँ जहाँ मुझे अपने किरदार की सफाई देनी पड़े, जहाँ दलील देकर कायल करना पड़े। तब मैं लापरवाह हो जाता हूँ और रिश्ते खो देता हूँ। इसलिए आगे से तुम इस मौजू पर बहस नहीं करोगी, मखसूस सपाट और सफाक लहजे में कहते हुए चेयर से उठ खड़े हुए। क्या आप नाराज़ हो गए हैं? वो मिन बनाई। हालांकि उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अल्तमश की इतने खूबसूरत बातों में मसमराइज हो जाती कि उनकी बातों में छुपी गहराई में खो जाती। लेकिन अगर नादिया यही सब करती तो वह नादिया कैसे होती? खाना खा लेना अगर दिल करे तो, उन्होंने नादिया से कहा और टेबल से किचन में सेल फोन उठाते मर्दान खाने की सिमट पड़े। अल्तमश, उसने धीमे लहजे में उन्हें पुकारा। बोलो। वो उसे 3-4 कदम की दूरी पर थे, लेकिन फिर भी नादिया की आवाज़ सुनकर थम गए। मुझे मेरी अम्मा याद आ रही हैं, क्या मैं उनसे मिलने चली जाऊँ? उंगलियां चटखाते वो रूहानी आवाज़ में बोली। ठीक है चली जाओ, लेकिन शाम तक वापस लौट आना और सदफ को भी साथ ले जाना। मैं जमील से कहता हूँ तुम दोनों को पिक एंड ड्रॉप कर दे। लापरवाह अंदाज में कहकर वो रोके नहीं, बल्कि राहदारी अबूर कर गए और नादिया की खुशी के मारे आंखें भर आई थी। 8 माह बाद वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी और यह एहसास ही उसकी नई जिंदगी की उमंग जैसा था। लाला, मामा जी पहुँच गए हैं और अम्मा भी का हुक्म है तुम हवेली पहुँच जाओ। आज वैसे भी कुछ खास रश नहीं था मर्दान खाने में, वो हल्के फुल्के काम निपटा चुके थे और चंद लम्हे पहले ही अपने कमरे में आए आराम करने की गर्ज से जब अशर की फ़ोन कॉल मौसूल हुई। यार अम्मा, अभी से मैंने कहा था शाम तक पहुँच जाऊँगा, वो बेरुखी से बोले। लाला, अगर अम्मा की ख्वाहिश है तो आ जाओ ना, अशर ने स्टार्ट किया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में रवाना होता हूँ। इतना कहकर वो कॉल बंद कर गए और नवाज़ को गाड़ी गैराज से निकालने का कहकर खुद कमरे से बाहर निकल। अल्तमश बेटा, फैसल खटक ने अल्तमश को देखकर खुशगवार अंदाज में कहा। अस्सलाम वालेकुम, उनसे बगलगीर होते हुए शाइस्तगी से बोला। कैसे हैं आप? फैसल खटक ने अल्तमश की पुश्त पर हाथ रखते दोस्ताना अंदाज में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्तमश आसिया बेगम के सामने सर झुकाते बोले। खुश रहो, आसिया बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सब लोग ही लॉन्च में डेरा जमा कर बैठे थे। हर कोई खुशगपियों में मसरूफ़ था। नगीन ने अल्तमश को देखा तो उसका चेहरा सपाट हो गया। वो ज़्यादा देर अल्तमश के सामने बैठना मुनासिब नहीं समझ रही थी, इसलिए अपने कमरे की सिमत पड़ गई। अल्तमश ने एक उष्टी निगाह उस पर डाली। चाय का दौर शुरू हुआ था। अशर उसके पास आकर बैठ गया। नगीन साहिबा ने तो सबको हैरान कर दिया है। अशर ने उनके कान के करीब झुककर सरगोशी की। क्या मतलब? वो नागवारी से बोले। मतलब तो हमें भी नहीं पता, सब भी उलझे हुए हैं। अशर ने कंधे उचकाए। तो बाकी सब उलझे हैं तो मैं नगीन साहबा को सुलझाने से तो रहा। वो चाय का घूंट बढ़ते लापरवाही से बोले। अम्मा भी को नगीन ने डोटो का अंदाज में कहा कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। अशर ने इधर उधर निगाह दौड़ाकर कहा। तो इसमें हैरान होने की कौन सी बात है? नगीन समझदार है, उनकी ज़िंदगी है, चाहे जैसे अपनी ज़िंदगी बसर करें, बाकी सब तो तमाशा ही होते हैं, उन्होंने संजीदगी से कहा। अल्तमश, इससे पहले अशर कुछ कहता अम्मा भी की आवाज़ लॉन्च में गूंजी। हुक्म करें अम्मा भी, वो सादतमंद लहजे में बोले। बेटा, क्योंकि आपको उस शादी पर कोई एतराज़ नहीं तो इसलिए हम चाहते हैं कल शाम आपको और नगीन का निकाह खुश असलूबी से करवा दिया जाए। उनकी बात पर अशर के हाथ से चाय का मग छूटते छूटते बचा, क्योंकि अशर बेचारा गंग रह गया था अपनी माँ की बात सुनकर। कुछ देर पहले ही तो नगीन ने पूरी हवेली को सर पर उठा लिया था कि उसे अल्तमश से शादी नहीं करनी। अगर उस पर किसी ने धौंस जमाई तो वो खुदकुशी कर लेगी। लेकिन अब इस सब के बावजूद अम्मा भी का एतमाद और दो टोक अंदाज देख अशर भौचक्का गया। क्या नगीन रजामंद है?
चाय का मग कांच के नफीस टेबल पर रखते वो सर झटकते इस्तफसार करने लगे। उनके चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे अभी गुस्से से भरपूर इजहार करेंगे। वो भी बच्ची है, उसे सही गलत की पहचान नहीं, आप बस अपनी बात करें, अम्मा बी ने बेतासर अंदाज में कहा। वो बच्ची नहीं है और ना ही इतनी कमअक्ल और नासमझ है कि उन्हें सही गलत की पहचान ना हो। अगर नगीन रजामंद नहीं है तो मैं माजरत खाऊं। ये निकाह नहीं हो सकता। अल्तमश ने अम्मा बी को देख सपाट अंदाज में कहा। अम्मा बी उनके सपाट और सख्त अंदाज देखकर गड़बड़ाई। वो कैसे भूल सकती थी कि सामने बैठा इंसान कोई भी चीज़ बगैर किसी जवाब के नहीं करता। लेकिन हम सब चाहते हैं कि खतक कबीले को इसका वारिस एक ख़ानदानी औरत से मिले। इस बार अम्मा बी का लहजा चुभता हुआ था। उनकी बात में मफहूम समझ के अल्तमश के दिमाग की रगें तन गई, जबकि अशर तो अल्तमश की बिछी हुई मुठ्ठियाँ देखकर दंग रह गया। अगर अम्मा बी की जगह कोई और बात कहता तो यकीनों से जिंदा ज़मीन में गाड़ देता, लेकिन उन्होंने महज ज़ख्मी और तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाई। अम्मा भी, अगर आपका इशारा नादिया की सिमत है तो मैं आपको इतनी बड़ी बात कहने का हक़ नहीं दे सकता। वो मेरी बीवी है और इज़्ज़त भी। बेशक आप लोगों की नज़र में खटक कबीले के सरदारनी के मियार पर पूरी नहीं उतरती, लेकिन मेरे लिए उबाई से इज़्ज़त है। अल्तमश की सपाट और सख्त लहजे में कही गई बात सुनकर अम्मा बी की आंखें पथर आईं। उन्हें अपनी समातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अल्तमश हस्साम के कातिल की बहन को इस कदर इज़्ज़त और पुरअतमाद अंदाज में दिफा कर रहा था। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? वो लड़की कैसे आपकी इज़्ज़त हो सकती है, जिसके भाई ने हमारे जवान बच्चे को नाहक मोटके का हाथ उतार दिया? अम्मा भी भपड़ गई। आपके सवाल का जवाब आपके सवाल के अंदर छुपा है। उसके भाई ने ही ये सब किया है, लेकिन मैं सज़ा उस लड़की को क्यों दूँ जिसको खुद अपने हक़ में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई? वो लड़की ज़ाहिर सी बात है हंसी खुशी फजनी बनकर मेरे हवाले नहीं की गई। ज़रूर भाई के गुनाह पर पर्दापोशी करने के लिए इस गहरी दलदल में धंस गई है। आप क्या चाहती हैं मैं बेबस लड़की से सारे इंसाफ के तकाजे पूरा करूँ? अम्मा बी के काटदार लहजे के सामने अल्तमश की आवाज़ में गुस्सा और बेयकीनी थी, नागवारी थी। तो क्या उस लड़की की खूबसूरती के सामने आप जैसे इंसान घुटने टेक गया? अम्मा बी ने तमस्कुर से पूछा। मैं भी आपको मज़ीद किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं। आप सब लोग चाहते हैं कि नगीन से शादी करूं, तो मैंने हामी भर ली, क्योंकि नगीन का नाम मेरे ज़ात से मंसूब था। पर अब जब वो खुद नहीं चाहती, ये शादी नहीं हो सकती। बात ख़त्म। आज के बाद इस मौजू पर कोई बात नहीं छेड़ेगा। वो सोफे से खड़े हुए और फैसल साहब के पास गए और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोले, मामा जी, मैं आपका भी गुनहगार हूँ। यकीन करें मैं पूरी ईमानदारी और खुश उसलूबी से इस रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार था। आपने बचपन से हमारा ख्याल रखा, मैं आपकी मोहब्बत और शफ़क़त का मशकूर हूँ। लेकिन अगर आज मैं नगीन के साथ ज़बरदस्ती शादी कर भी लूँ तो मेरा ज़मीन मुतमईन नहीं होगा। और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि नगीन के सामने किसी बेनाम रिश्ते का जिक्र ना किया जाए। उसके रूह और जज्बात को ठेस पहुँच सकती है, और बचपन के इन फरशुदा रस्म और रिवाज अब हमारे कबीले को इससे बाहर आना चाहिए। बेशक माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन आज के दौर में हमें इस बात पर तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है कि हमारा बच्चा एक इंसान बन सका है या नहीं। जहन में बचपन में जब हम एक बच्चे के दिमाग में बातें डाल दी जाएं और फलां के साथ तो मंसूब हो, तो बच्चे के जहन में इस बात की गहराई उतर जाती है। लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाए तब माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे से शेयर करके उसकी मर्ज़ी पूछ कर कदम उठाएं। नगीन का दिल बहुत मजरूह हो चुका है, इसलिए मेरी खटक कबीले से गुजारिश है कि कमसिन बच्चे को किसी के साथ मंसूब करने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि बड़ा होकर वो बच्चा अपने बड़ों के फैसले को इज्जत सौंप सकेगा या नहीं। वो अपनी बात कहकर खामोश हो गए। वो घर पहुंची तो नाहिद बेगम पर सख्ता तारी हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नादिया उनके रूबरू खड़ी है। नाहिद बेगम को लग रहा था ये उनकी खुली आंखों का ख्वाब है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी ये ख्वाब टूटे। अम्मा, उसकी सिसकियाँ बनने लगी। नाहिद बेगम ठिठक गई। ये आवाज़ तो नादिया की थी। वो कैसे अपनी बेटी की आवाज़ पहचानने से मुकर जाती? चरपाई से मुश्किल उठने के बाद वो नादिया के करीब आई। सदफ नादिया के बराबर ही खड़ी थी, लेकिन फ़िलहाल वो घर से बाहर चली गई थी। नादिया, मेरी बच्ची। वो दीवानावार नादिया का चेहरा हाथों और सर को टटोलती हंसानी सी कैफियत के ज़ेर सर बुड़बुड़ाई। नादिया ने माँ के सीने पर सर टिका दिया। बहुत से आंसू उसके गाल फिसलते नाहिद बेगम के दुपट्टे में जज़ब हुए। अम्मा, उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। नाहिद बेगम उसके चेहरे और हाथों को चूमती हुई रो रही थी। बहुत देर तक नाहिद बेगम ने खामोशी से बेटी को खुद से लिपटाए रखा। नादी, ये सब कैसे हुआ? लाला जी से छुप कर तो नहीं आई? उनके लहजे में हज़ारों खदशे थे। नहीं अम्मा, मैं उनसे इजाज़त लेकर आई हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि मैं आपसे मिल सकती हूँ। वो माँ की पेशानी पर बोसा देखकर भारी आवाज़ में बोली। दोनों माँ बेटे की आंखें अश्कबार थीं, लेकिन खुशी की नमक उनके चेहरे पर आया थी। लाला जी तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखते हैं लाडो? नाहिद बेगम ने बेताबी से पूछा। गोया वो अपनी बेटी के मुँह से सच सुनने के लिए बेकरार थी। अम्मा जी, वो अच्छे इंसान हैं, तो बेफिक्र रहे और बस ख्याल रख अपना। वो गहरा सांस खारिज करती धीमे लहजे में बोली, जिससे वो अपनी माँ को पुरसुकून कर सके। तो सच कह रही है ना नादिया? नाहिद बेगम को यकीन नहीं हो रहा था। हाँ अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। शुरू में थोड़े खिंचे खिंचे रहते थे, लेकिन अब बहुत नरमी से पेश आते हैं। खाना खा कर आई है?
नाहिद बेगम दुपट्टे से भीगे चेहरे को साफ करती किचन की सिमट बढ़ी। तू छोड़ ना अम्मा ये सब, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, वैसे भी शाम तक हूँ तेरे पास, फिर चली जाऊँगी। नादिया उन्हें किचन से बाहर ले आई। मुझे लगा था 2-4 दिन रुक जाएगी तू, नाहिद बेगम ने बोझल आवाज़ में कहा। इंशाअल्लाह माँ, एक दिन वो दिन भी ज़रूर आएगा। तू बैठ, मैं चाय बना के लाई, वो होले से बोली और किचन की सिमट बढ़ गई। अल्तमश कहाँ जा रहे हो? अशर उनके पीछे लपका था, जबकि उनके लहजे में अल्तमश के लिए बेचैनी ढकी छुपी नहीं थी। नादिया के घर जा रहा था, वो मुख्तसिर बोले। क्या तुम सच बोल रहे थे? अशर को भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दोबारा पूछा। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो सुबह अपने मायके गई थी, अभी शाम हो गई, जमील को मैंने मना कर दिया है, खुद जाऊँगा उसे लेने। अल्तमश लैंड क्रूज़र की सिमट बढ़ते हुए बोले, जबकि नमाज मौतबाना अंदाज में पहले से ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। क्या तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो? अशर की आवाज़ में खुशी और हैरानगी नुमाया थी। कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। आंखों पर ग्लासेस लगाकर वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। अशर शरीर मुस्कुराहट होठों पर सजाए उन्हें देखता रहा। बेबी शाम हो गई है, मेरे ख्याल है जमील आ गया है, सदफ़ ने नादिया से कहा। सदफ़ को भी नाहिद बेगम ने ढेरों दुआएं दी थी, क्योंकि नादिया ने नाहिद बेगम को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह सदफ़ ने उनका बुरे वक्त में साथ दिया। खारजी दरवाजे पर बार बार गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा था। नादिया ने चाय ख़त्म नहीं की, लेकिन वो अजरत में इतनी चादर कमरे से लेने चल दी। उसकी जल्दबाजी देखकर नाहिद बेगम फिर से घबराई। उन्हें लगने लगा था उनकी बेटी ज़रूर उनसे कुछ छुपा रही है। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। मैं कोशिश करूँगी महीने में 2 मरतबा तेरे पास चक्कर लगा लूँ। वो चादर उड़ने के साथ मुसलसल बोल रही थी। नाहिद बेगम ने नम आंखों से बेटी को देखा और सर इस बात में हिलाया, जिसके बाद वो माँ को अलविदा कहती घर से बाहर निकल आई। लैंड क्रूज़र तो अल्तमश की थी, ये गाड़ी महज अल्तमश ही इस्तेमाल करते हैं। नादिया के दिल ने ज़ोर से धक धक करना शुरू किया, लेकिन अभी पूरी की नहीं थी, इसलिए छोटे छोटे कदम उठाती गाड़ी का बैक डोर खोलने लगी जब अल्तमश खटक गाड़ी से बाहर निकल आए। इस वक्त इतने खूबसूरत और चाज़त नज़र लग रहे थे कि नादिया की आंखें उनके वजीहा और सपाट चेहरे पर जम गई। फ्रंट सीट पर बैठ जाओ, सदफ़ पहले ही बड़ी हवेली जा चुकी है, अल्तमश ने उससे कहा। वो जो होंकों की तरह पत्थर की मूरत बनी अल्तमश को देख रही थी। बाकी का घर चल के देख लेना, अभी गाड़ी में बैठो, सरसरी से कहकर वो वापस मुड़ गए और नादिया अपनी जेब पिटाने के लिए फ्रंट सीट पर बैठ गई। वो दोनों खामोश थे, लेकिन फिर भी दोनों के एक दूसरे से महवे गुफ्तगू थे। नादिया कह रही थी कि अल्तमश, आप मुझे हर गुजरते दिन एक नया रूप दिखा रहे हैं, जबकि अल्तमश जवाब में कह रहा था कि मैं खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लैंड क्रूज़र के टायर एक जगह ज़ोर से चचराए। उस जगह को देखने के बाद नादिया की आंखें दहशत ज़दा हो गई। अल्तमश खटक उसे झील किनारे लेकर आए थे। नादिया की हिम्मत नहीं हो रही थी गाड़ी से बाहर निकलने की। वो यूं ही साकित और जामिद गाड़ी के अंदर बैठी रही। आ जाओ, अल्तमश ने उसकी साइड वाला दरवाज़ा खोला, जबकि नादिया का चेहरा खतरनाक हद तक जर्द था। नादिया, उनका झुलाया लहजा नादिया के समातों में उभरा। वो धक धक करते दिल के साथ गाड़ी से बाहर आई। आप यहाँ क्यों आए हैं अल्तमश? मुझे वापस जाना है। अल्तमश को झील के करीब जाते देख वो बेसाख्ता उनका बाजू थाम चुकी थी और अब रूहान से और भीगे लहजे में उन्हें घर वापस चलने के लिए कहने लगी। अल्तमश ने गर्दन घुमाकर नादिया के जर्द चेहरे को देखा। तुम इतनी काँप क्यों रही हो? ना चाहते हुए भी उनकी आवाज़ सख्त हो गई। मुझे डर लग रहा है, झील मनहूस है, ये जाने निगल लेती है, हंसते मुस्कुराते इंसानों की कातिल है ये। जिस कदर हसीन है, इतनी ही कठोर और सफाक है। वो अल्तमश का हाथ मजबूती से थाम कर उन्हें वापस गाड़ी की सिमत ले जाने लगी। अल्तमश ने उसके हाथ को ज़ोर से झटका। जिन हंसते मुस्कुराते इंसानों का जिक्र कर रही हो, वो मेरा लख्ते जिगर था, महज भाई नहीं था मेरा। अल्तमश की ज़िंदगी का महवर हसाम की ज़ात थी, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से मुझसे दूर चला गया। उसकी उम्र ही क्या थी नादिया? अभी तो 25 साल का होने वाला था, लेकिन मेरे भाई को नाहक कत्ल कर दिया गया। अल्तमश खटक झील के नारे मौजूद बरगद के दरख्त के नीचे गिरने वाले अंदाज में बैठे। हसाम की मौत के बाद वो खुद में सिमट गए थे। उन्होंने अपना आप किसी पर आश्कार होने नहीं दिया, लेकिन आज वो रो रहे थे। कौन कह सकता था कि सामने बैठा हिचकियों से रोता हुआ सख्त गिर असूल पसंद बादशाह इतना भी हसास हो सकता है। नादिया की रूह तक तड़प उठी। वो अल्तमश के सामने घुटनों के बल बैठी। मैं जानती हूँ मेरा कोई भी अमल आपके दुख का मदावा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं राहिम की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्तमश, मैं आपको यूँ तड़पते नहीं देख सकती, प्लीज़ मुझसे बात करें। वो सर अल्तमश की सानिश से लगाकर खुद भी रो रही थी, जबकि अल्तमश की निगाहें तो झील के पानी पर मरकूज थी। शाम अब गहरी रात में तब्दील होने को थी, लेकिन वो दोनों खामोशी से घास पर बैठे थे। एक तवील खामोशी का दौर चल रहा था दोनों के बीच, जब अल्तमश अपनी जगह से उठ खड़े हुए। चलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। वो बगैर नादिया की सिमत देखे गाड़ी की सिमत बढ़े। नादिया ने तासुफ से उनकी पुश्त को घूरा और ख़ुद भी गाड़ी की सिमत बढ़ गई।
वालेकुम सलाम आईजी साहब। बड़ी हवेली पहुंचते तक रात हो गई। नादिया तो अधखली और अदबंदी आंखों से भागते दौड़ते मंजर को गाड़ी की विंडो से देख रही थी जब अल्तमश को आईजी की कॉल मौसूल हुई। मैं ठीक, आप सुनाएं। उनकी गाड़ी को देखते ही गार्ड ने अपनी पोजीशन संभाली और चौकस होकर खड़े हुए। लैंड क्रूजर को गैराज में पार्क करने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकल आए। तब तक नादिया भी गाड़ी से बाहर निकल आई। आईजी साहब, वो एक आम लड़का है, लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी पुलिस उसे ढूंढने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। नादिया तो काफ़ी पीछे रह गई थी, लेकिन फिर भी उसने अल्तमश की बात सुन ली। वो नहीं जानती थी कि अल्तमश किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल में राहिम को लेकर धचका लगा था। नादिया, चाय बनाकर मेरे रूम में ले आओ। वो जो सदफ के साथ बैठी नाहिद बेगम की बातें कर रही थी, अल्तमश की फरमाइश सुनकर सटपटा गई। सदफ ने भी खुशियाकर सर झुका लिया, जबकि नादिया ने सवालिया निगाहों से अल्तमश की सिमत देखा। इतने अरसे में पहली बार ऐसा हुआ था कि अल्तमश उस पर हक जता रहा था। सुना ही नहीं तुमने? वो तब कर गया हुआ है। सुना है, लेकिन आप यहीं रुके ना, चाय भी बन जाएगी। नादिया पहले ही झेप गई थी। अल्तमश ने उसे घूरा। 5 मिनट के अंदर अंदर चाय समेत कमरे में पहुंचो। उसके सामने अपनी मजबूत कलाई पर बंधी रिस्टॉर्च लहराते हुए बेनियाजी से बोले, और साथ ही उसे 5 मिनट के अंदर कमरे में पहुंचने की वार्निंग भी देकर गए। नादिया घबराकर किचन की सिमत पड़ी। गोया उसे पूरा यकीन था कि आज उसे हर हाल में चाय बनाकर अल्तमश के कमरे में लेकर ही जानी है। जबकि अल्तमश ने नादिया के हवास पाख्ता चेहरे को देख अपनी दिलकश मुस्कुराहट होंठों तले दबाई। उसका दिल तल्खी से मुस्कुराया था। माजी का हौलनाक लम्हा छन से उनकी आंखों के सामने लहराया, और वो उस थप्पड़ को कैसे भूल सकती थी जो बगैर किसी वजह के उसकी गाल पर पड़ा था। उसने तल्खी से सोचा और खामोशी से चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। सदफ फोनकों की तरह उसके कांपते हाथों को देख रही थी, जैसे समझना चाह रही हो आखिर क्यों नादिया की हालत गैर हो रही है, क्योंकि ये कोई फितरी शर्म और हया वाला मामला नहीं लग रहा था। नादिया का सपाट चेहरा सदफ को बहुत कुछ पावर करा चुका था। बीबी, आप ठीक हैं? आखिर वो पूछ बैठी। हाँ, मुझे क्या होना है? खामोशी से चाय का मग टेबल पर रखती बेनियाजी से बोली। क्या आपको साहिब की पहली वाली बातें याद आ रही हैं? सदफ ने डरते हुए पूछा। मैं कुछ भूली ही कब थी, और जहाँ तक बात तुम्हारे साहिब की सख्त और हत्ता कमेज़ रवैये की है तो वो हक पर थे। मेरे भाई का कसूर था तो सज़ा भी मुझे ही भुगतनी थी। मुझे पहले से मालूम था मेरे लिए कोई गुलाब के फूलों की सेज तैयार नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर यकीन था कि मेरी ज़िंदगी कठिन और तंग ज़रूर होने वाली। वो सब मैंने झेला भी। मेरी ज़िंदगी के जो कुछ माह मैंने अंधेरी कोठरी में गुजारे, जो अजियत मैंने पल पल वहाँ बर्दाश्त की, वो नफ़रत और वहशियाना रवैया जो मुझे वहाँ बर्दाश्त करना पड़ा, वही सब मेरे भाई के गुनाह का ज़ाला था। और शायद मैं गलत भी हूँ, क्योंकि किसी इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अल्तमश ने अपना भाई खोया और उनकी अज़ियत और करब शायद कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। हमें अपना सब कुछ खोकर भी जीना पड़ता है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि वो मेरे लिए सामने सख्ती या नागवाई से पेश आए, बल्कि दुख इस बात का है कि इस सब के बीच मेरी ज़ात, मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाब मसख हो गए। वो बेरबत खोए हुए लहजे में मुसलसल अपने दिल का हाल सदफ के सामने आश्कार कर रही थी, लेकिन सदफ की आंखें भराई हुई थी। उसका दिल चाह रहा था वो अपनी बीबी जी के साथ लगकर ज़ोर से गले लग जाए, और जो करब और बेबसी उसने नादिया की आवाज़ में महसूस की, वो सब कुछ लम्हों में मादूम कर दे। लेकिन ऐसे इतनी आसानी से कहाँ मुमकिन था। अगर मुमकिन भी था तो महज वही शख्स ये कर सकता था जिसकी वजह से नादिया आज इतने करब में थी। अल्तमश के सिवा अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अल्तमश के सामने क्यों अपने अंदर का गुबार निकालना चाहती थी, ये बात खुद नादिया भी नहीं समझ पा रही थी। चाय बन चुकी थी। मग में आइसक्रीम से चाय डालकर वो सदफ से बोली, तुम ज़रा किचन समेट लो, तब तक मैं वापस आ जाऊँगी। सर पर अच्छे से दुपट्टा टिकाकर वो किचन से बाहर निकल गई। सदफ ने दिल ही दिल में अपनी बीबी जी की दायमी खुशियों की दुआ मांगी। आईजी साहब, बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ वो डरपोक इंसान जल्द से जल्द मेरे रूबरू हो, लेकिन आपकी पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो कोई मोस्ट वांटेड इंसान नहीं, बल्कि एक निचले तबके का ताल्लुक़ रखने वाला आम सा लड़का है। नादिया कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अल्तमश दरवाजे के सामने रखे 7 सीटर सोफे पर बैठे हुए थे। नादिया को खासी गहरी निगाहों से देख रहे थे। खासकर नादिया के कांपते हाथ उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रहे थे। नादिया का तो दिल अल्तमश की बातें सुनकर मुंह को आ गया। उसे लग रहा था कि अल्तमश ज़रूर राहिम के मुतालिक किसी से महवी गुफ्तगू है। ठीक है, देखते हैं मज़ीद कितने दिन लगते हैं आपको इस सो कॉल्ड ऑपरेशन में, क्योंकि बकौल आपके राहिम सियाल आपको इस सर्च ऑपरेशन के बाद ज़रूर मिल जाएगा। वो उकताकर नागवारी और तमस्खुराए अंदाज में बोले। नादिया की आंखें दहशत से फैल गईं अल्तमश की बातें सुनकर। वो चाय ग्लास के नफीस टेबल पर रखती वापस मुड़ने लगी जब अल्तमश की भारी आवाज़ उस तक पहुंची। कहाँ जा रही हो मेरी इजाज़त के बगैर? मखसूस मकरूनाना अंदाज कमरे में गुजर, जो शायद उनकी शख्सियत का अहम पहलू था। नादिया रुख ज़रूर गई, लेकिन मुड़ी नहीं। उसकी पुश्त अब भी अल्तमश की जानिब थी।
नादिया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? लहजे में बेपनाह गुस्सा और सख्ती समाये उन्होंने कहा। आप फ़ोन कॉल पर मसरूफ़ थे तो मैं क्या करती यहाँ बैठ कर? भाई की मौत की बातें सुनने से तो रही, बाकी बात उसने अपने दिल में कही थी, क्योंकि अल्तमश के सामने कहकर वो अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। यहाँ आओ। चाय का मग टेबल से उठाने के बाद बेनियाजी से बोले। उनके अंदाज में मखसूस सख्ती दर आई। आपको जो बात करनी है जल्दी करें, मुझे किचन में ज़रूरी काम है। उंगलियां चटखाती वो अल्तमश के सामने सोफे पर सर झुका कर बैठ गई। जैसे इधर अल्तमश अपनी बात पूरी करेंगे, उधर नादिया साहिबा पट से गायब हो जाएगी। रिलैक्स होकर बैठो। अल्तमश ने उसके फुक चेहरे पर चोट की। क्या कहना चाहते हैं आप? नादिया ने खुद में सिमटते हुए कहा, क्योंकि अल्तमश की खासी मायनेखेज निगाहें से कोफ्त का शिकार कर रही थीं। मैंने जो कुछ किया उस पर पेशमान हूँ। मुझे तुम्हारे साथ सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। मुझे ये सोचना चाहिए था कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और जो कसूरवार है उसे इसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। नादिया का यह बस्ता हाथ थाम कर उन्होंने नरमी से कहा। नादिया ने बेसाख्ता उनके खूबसूरत और जाजुब चेहरे पर आंखें गाड़ी, जिससे वे यकीन करना चाह रही हों कि जो कुछ अभी उन्होंने सुना वह महज हकीकत थी या खुली आंखों का ख्वाब। नादिया, भारी गंभीर आवाज़ उसकी समातों में उभरी। इतनी बेचैनी और बेताबी क्यों घुली हुई थी आज अल्तमश की आवाज़ में? नादिया समझने से कासिर थी, लेकिन अल्तमश ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो मदद ख्वाह है। उसने माफ़ी के दो बोल अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया। नादिया घबराई और शर्माई से उनके सामने बैठी थी। मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को मनाने के लिए, खुद की इज़्ज़त नफ्स को मुतमईन करने के लिए, अपने बिखरे वजूद को समेटने के लिए। वो सर झुकाए लब कुचलती बोली। ठीक है, तुम ले लो वक्त, लेकिन मुझे या मेरे फ़ेल में कभी झोल मत समझना। मैं आज तक जो कुछ किया वो एक्शन का रिएक्शन था। राहिम अगर राय फ़रार इख्तियार नहीं करता तो मैं कभी तुम्हें बनी के रूप में हवेली में नहीं लेकर आता, और ना ही तुम्हें मेरा हतकमेज़ रवैया बर्दाश्त करना पड़ता। आपने कर लिया जो आप कर सकते थे। और अल्तमश, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप मुझे देंगे? नादिया ने उंगली चटखाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अल्तमश अलर्ट होकर बैठे और साथ ही सवालिया निगाहों से नादिया को देखा। राहिम भाई को माफ़ कर दें, उन्हें बख्श दें। ये वो क्या कह रही थी और क्यों कह रही थी? अल्तमश के चेहरे पर गहरी नागवारी और वहशत के साए मंडलाए, क्योंकि नादिया की ये ख्वाहिश तो अब ख्वाब में भी पूरी करने का नहीं सोच सकते थे। तो नादिया ने ये सोच भी कैसे लिया कि उसकी बात मान लेंगे? तुम्हें मेरे सर पर सींग दिखाई देते हैं या फिर मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है कि मैं पागल हूँ? न चाहते हुए उनकी आवाज़ और चेहरे के तासरात नाकाबिले बर्दाश्त हद तक सख्त और सर्द पड़ चुके थे। उनका बस नहीं चल रहा था और नादिया का दिमाग ठिकाने लगा दे। क्यों नहीं कर सकते आप उन्हें माफ़? मैं भी तो आपको माफ़ कर रही हूँ ना। वो कर रही। अल्तमश ने बेयकीनी और हैरानगी से नादिया के सुर्ख चेहरे को घूरा। तुम एक नाहक खून अपने सितम और मुस्लिमियत को एक साथ कैसे जोड़ सकती हो? वो आँख बगोला हुआ है। साथ ही नादिया को उन्होंने झंझोड़ कर बेड पर फेंका। वो खौफज़दा और हवास पाख्ता नज़रों से अल्तमश की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में इतने अरसे बाद फिर से मखसूस दहशत और सफ़ाक की छलक रही थी। नादिया तल्खी से मुस्कुराई। आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी अगर राहिम भाई को कुछ हुआ तो। वह ज़ख्मी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोली। अल्तमश ने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। ये दूसरी मरतबा था जब अपना हवास खो बैठे और नादिया के नर्म और मुलायम गाल पर अपने सख्त और वहशियाना थप्पड़ जड़ चुके थे। बकवास बंद करो अपनी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मैं तुम्हारी इज़्ज़त करने लगा था। मुझे लगा था तुम्हारे साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि तुफ़ है मुझ पर कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की से अच्छाई की उम्मीदें वाबस्ता करने लगा। मुझे आज के बाद उकसाना मत, वरना तुम्हारे इस भाई से पहले मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। नादिया के बाजू दबोचते उन्होंने जहरखंद लहजे में कहा, और साथ ही नादिया को हकारत से झटकते कमरे से जाने लगे जब नादिया की सिसकियाँ उनके कानों से टकराई। अल्तमश, वो मेरा भाई है, कैसे बर्दाश्त कर लूँ मैं उसकी मौत? तो हसाम भी मेरे भाई थे, बेटे थे, दोस्त थे। तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरे पास नहीं। कितनी बार समझाऊँ तुम्हें ये बात? ड्रेसिंग टेबल पर आवाज़ फेंकते हुए धाड़े। खूबसूरत और नफीस ड्रेसिंग टेबल टूट फूट का शिकार हो चुका था। आईने की कचियाँ नादिया के पाँव तक बिखरी थीं। कुछ कांच तो उसके नरम और नाजुक कदमी पैरों में धंस चुके थे, पर परवाह किसे की थी। वो तो उससे ज़्यादा ज़ख्मी रूह और दिल के साथ अल्तमश के रूबरू खड़ी थी, लेकिन अभी जो होना था वो हो गया। हसाम कभी वापस नहीं आ सकते। फिर आप वसी दिल का मुजाहरा करके राहिम को बख्श दें अल्तमश। वो गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जबकि अल्तमश खाली खाली नज़रों से ईरानी तर्ज के पीछे खूबसूरत कार्ड पर नजरें गाड़े हुए थे। उनका सुर चढ़ाई चीख चीख कर कह रहा था कि अल्तमश इस वक्त ज़ब्त की आखिरी हद पर है। अल्तमश, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुने। बदले की ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर देने वाला इंसान अंदर से बहुत मजबूत होता है, और जो इंसान अंदर से खोखले होते हैं वो हमेशा बदले की आग में जलते हैं। आप फराख दिली का मुजाहरा करें, बाकी इंसाफ करने वाली ज़ात मेरे खुदा की है। नादिया ने संजीदगी से कहा। उसकी आंखें नम थीं।
मैं फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा अपने हस्साम के नाहक ख़ून पर नहीं कर सकता। मुझे हस्साम की कसम, अगर आज तुम मुझसे इस ख्वाहिश के अलावा कुछ और मांगती तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश हर हद पार करके पूरी करता, लेकिन तुमने मुझसे मेरी ज़िंदा रहने की वजह मांग ली। मैं ज़िंदा ही से उम्मीद पर हूँ कि एक दिन इब्राहिम सियाल मेरे हाथ लगेगा और मैं तब उसे कत्ल करने के बाद जेल चला जाऊँ। मेरी सोच का दायराकार महज इतना वसी है। नादिया के सामने वो घुटनों के बल बैठे सरगोशी में बोले। उनके इस तरह कारपेट पर बैठने से कांच के बारीक टुकड़े उनके घुटनों में बुरी तरह पेवस्त हुए, जहाँ से खून रसना शुरू हुआ। नादिया ने मुँह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घोटा। वो इस कदर अजियत में थे कि नादिया ये देखकर छलनी हो चुकी थी। अल्तमश, उठे यहाँ से प्लीज़। वो भी उनके सामने बैठ गई। साथ ही अल्तमश के गाल पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर उसे खड़ा होने का कहने लगी, क्योंकि ऑफ वाइट और गोल्डन कम्बिनेशन से मुज़य्यन कारपेट उनके खून से रंगने लगा था और नादिया का कलेजा तक भिज गया ये मंजर देखकर। दूर हो जाओ मुझसे। उसका हाथ झटकते हुए ज़मीन को गोड़ने लगे। मैं अब कभी आपसे ज़िद नहीं करूँगी। अल्तमश, उठ जाएँ प्लीज़। उसका दिल पहली बार अल्तमश की जानिब लपका। शायद उसके अंदर छुपी अल्तमश के लिए बेपनाह मोहब्बत भी मातम को ना थी। नादिया शुरू से ही अल्तमश की पुरकशिश और वजीहा शख्सियत के सहर में जकड़ी जा चुकी थी। इसलिए नहीं क्योंकि अल्तमश खूबसूरत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पहले दिन से ही अल्तमश एक शिकस्त खुर्दा और टूट-फूट का शिकार इंसान लगे थे उसे, जिसका वजूद, जिसकी रूह तक मसक दिखाई देती। वो अल्तमश की बेबसी और महरूमी से इश्क करती थी, लेकिन वो लड़की थी, इतनी जल्दी खुद को अल्तमश के सामने घुटने टेक देने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। लेकिन आज अल्तमश की दिलखराश हालत देखकर वो तड़प उठी। उसके गाल भीगे हुए थे। अल्तमश, आपका खून ज़्यादा मिकदार में खारिज हो रहा है। वो बेबसी और रूहानी अंदाज में चिल्लाई। साथ ही अल्तमश के घुटनों पर जो बड़े बड़े कांच पेवस्त थे उन्हें कांपते हाथों से निकालने लगी। अल्तमश ने एक नज़र उसे देखा और तमस्खुर अंदाज में मुस्कुराए, गए वो नादिया की इस नरम करम नवाजी से महसूस हो रहे हों। तुम्हें मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। इस बार वो नादिया के हाथ थाम चुके थे और उनके लहजे में दुनिया जहाँ की नरमी और थकन थी। मैंने कहा था नहीं छोड़ के जाऊँगी मैं आपको। चलें उठे यहाँ से, वरना मैं खुद को भी ज़ख्मी कर लूँगी। वो दांत कचकचाकर नागवारी से बोली। अल्तमश ने बैठकर सहारा लेना चाहा खड़ा होने के लिए, लेकिन नादिया ने उनका कसरती बाजू अपने शाने पर रखा और साथ ही आहिस्तगी से सोफे की जानिब बढ़ने लगी। अल्तमश के मुँह से दर्द की शिद्दत से कराह बरामद हुई, पर अगले लम्हे वैसे बन गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नादिया ने अल्तमश के सेलफोन से डॉक्टर को कॉल करके बड़ी हवेली बुला लिया था और कुछ ही देर में डॉक्टर बड़ी हवेली पहुंच गए, जबकि इस दौरान अल्तमश आंखों पर हाथ रखे सोफे की पुष्ट से कमर टिकाए खामोश बैठे थे। उनका दिल बोझल हो रहा था आज। ऊपर से उन्हें यकीन था कि उनके दोनों घुटने बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ तो नादिया कमरे से बाहर निकल गई और किचन की जानिब मुड़ गई। इसकी आंखें और नाक रोने की वजह से सुर्ख हो चुके थे। किचन में कोई नहीं था। सदफ भी रात का खाना बनाने के बाद वापस क्वार्टर में चली गई। नादिया ने कौरमा गर्म किया और साथ साथ ताज़ा रोटियां बनाने लगी। उसे मालूम था अल्तमश ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए जल्दी जल्दी उसने रोटियां बनाने के बाद ट्रे में खाने के मुख्तलिफ लाजमान सजाकर अल्तमश के कमरे की सिमत बढ़ी। थोड़ी देर पहले उसने डॉक्टर साहब को हवेली के खारजी दरवाजे की सिमत जाते देख लिया था। गहरा सांस खींचती वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर अल्तमश के घुटनों की ड्रेसिंग करके जा चुके थे। वो आड़े तिरछे सोफे पर नीम दराज थे जब नादिया ने उनके सामने खाने की ट्रे रखी। वो चौके और नींद से खुमार आलूद आंखों से नादिया को घूरने लगे। खाना खा ले। वो मुँह फुलाई ही गोया हुई। अल्तमश ने उसके फुले मुँह देखकर बड़ी मुश्किल से हंसी दबाई। आ जाओ, साथ ही खाना खाते हैं। वो सीधे होकर बैठे और साथ ही हाथ बढ़ाकर नादिया का हाथ थामकर नरमी से उसे अपने बराबर बिठा चुके थे। अल्तमश की इस तरह हाथ थामने पर झेम गई। कहाँ जा रही हो? नादिया ने अल्तमश के सामने महज चंद लुकमे ही हलक में उतारे। उसके बाद वो खाने के खाली बर्तन उठाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जब अल्तमश ने उसका हाथ थामकर नरमी से पूछा, मैं सोने जा रही हूँ। वो सिर झुकाए मुँह बसोड़ कर बोली, तो तुम्हें यहाँ सोने के लिए इस कमरे से जाने की क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ भी तो सो सकती हो। अल्तमश ने उसके हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया। मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी, नादिया झुंझलाकर बोली। बहुत ज़ोर से लगा था ना? उसका इशारा नादिया की सुर्ख गाल की सिमत था जो अभी तक सुर्ख था। शायद अल्तमश के थप्पड़ में इतनी शिद्दत थी या फिर नादिया के ज़ब्त का रंग था ये। थोड़ी देर पहली बार थोड़ी लगा है, उसका लहजा भीग गया। दूसरी बार लगा है, लेकिन अगर तुम बच्चों की तरह ज़िद नहीं करती तो आज तुम पर हाथ नहीं उठता। अपनी जगह से उठकर नादिया के मुकाबले आए। उनकी टांग में अभी भी तकलीफ थी, पर अल्तमश इसे फरामोश किए हुए थे। आप बैठ जाएं, डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने का कहा है। नादिया ने पहले अपने हाथ को देखा और फिर अल्तमश की मजबूत गिरफ्त में था। फिर गहरी सांस खारिज करती वो अल्तमश को घूरने लगी, जैसे वो अल्तमश को बाज रखने की कोशिश कर रही हो। अल्तमश, खटक का ये छोटे मोटे ज़ख्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो वो हूँ जो पहाड़ जितने दुख और करब झेलने के बाद भी जिंदा हूँ। नादिया की बात पर ज़ख्मी मुस्कुराहट अल्तमश के होठों पर रिंग गई। आप ऐसे तो ना कहें।
नादिया ने खश्मी की निगाहों से उन्हें घूरा। फिर कैसे कहूँ? नादिया के करीब जाकर उसके बालों की शरारती लटे कान के पीछे उड़ते मसनूई संजीदगी से बोले। वो आपकी टांग? नादिया अल्तमश की मायने खेल इशारतों की ताब न लाते झेंप कर बोली। मेरी टांग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वजूद का हिस्सा है और मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, ये छोटे मोटे ज़ख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नादिया को शानों से थाम कर उन्होंने कहा। तो नादिया खामोश हो गई, क्योंकि नादिया की आंखें अल्तमश की वजीहा और खूबसूरत चेहरे पर मरकूज थीं। कुछ कहना चाहती हो? उन्होंने सवालिया निगाहों से पूछा। जी। नादिया शर्माई घबराई सीधी उनके दिल के तार छेड़ रही थी। कौन कह सकता था कि कुछ देर पहले ही शहजादा नादिया के खून का प्यासा बना हुआ था, और कौन कह सकता था ये वही शहजादा है जो खुद को सफाक और बहिस जैसे नाम देता। क्या कहना चाहती हो? बगैर किसी डर और खौफ के कह दो। उन्होंने नादिया की धार बंधाई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अल्तमश। नादिया आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन आपके ज़ाहिर से ज़्यादा आपकी बातें ने मुझे मुतासिर किया। पहले दिन से आपकी सितम, आपकी नाइंसाफ़ी अगर मैं एक जानिब रख दूँ तो आप हक बजानिब थे। वो बेरब्त बोले ही जा रही थी और अल्तमश खासी दिलचस्प निगाहों से उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखने में मगन थे। नादिया ने उसका बाजू आहिस्तगी से थामकर उसे बेड पे बिठाया और ख़ुद भी उसके बराबर बैठ गई। आपका वो बेसमेंट वाला थप्पड़ मुझे टूट-फूट का शिकार कर चुका था, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ। लेकिन अल्तमश, आपको मालूम है आपके अंदर कोई ज़लालत नहीं भरी। मैं बीवी थी आपकी, लेकिन इससे पहले मैं एक खून बहा में आई हुई लड़की, जिसके साथ जैसे चाहे आप बर्ताव कर सकते थे, क्योंकि मैं अपने खूनी रिश्तों को खैराबाद कह के आई थी। आप जब चाहे मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरू कर सकते थे। आपके पास बहुत से मौके थे मुझे ज़िज करके मेरी ज़ात की तौहीन करने के, लेकिन और मेरी इज़्ज़त नफ्स को कुचलने के, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। नादिया के हल्क में आंसुओं का गोला अटका। अल्तमश अब भी खामोश थे। अब की बार नादिया ने उनका हाथ थामा और अल्तमश ऑफ वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस कोहनी तक बाजू फोल्ड किए पुरकशिश और जाजिब नज़र दिखाई दे रहे थे। नादिया को अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। उसकी यही बात अल्तमश ने भी नोट की, लेकिन वो हौले से मुस्कुरा दिए। और जो मैंने तुम पर हाथ उठाया उसका क्या? अल्तमश का लहजा थकन ज़दा था, जिससे वो खुद भी इस गलती पर पेशमान था। पहले वाले थप्पड़ पर आपकी गलती थी, लेकिन दूसरे थप्पड़ की शायद मैं मुस्तहिक हूँ, इसलिए पहले थप्पड़ के लिए नाराज़ हूँ, लेकिन दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं। नादिया का दिल चाहा वो अल्तमश के बाल बिगाड़े, लेकिन हया और झिझक दरमियान में आ रही थी, और शायद अल्तमश के गुस्से का भी खौफ था उसे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? अल्तमश उसका हाथ अपने सर पर रखते शरारती लहजे में पूछने लगे, और साथ ही आंखें बंद कर गए, जिससे वो बंद आंखों से भी नादिया के खुले मुंह और हैरान तासरात से महसूस हो रहे हों। नादिया ने उनके घने बाल बिगाड़ दिए। अल्तमश का सुर्ख सफ़ेद और प्यारा सा चेहरा नादिया के रूबरू था। वो उनके बालों से छेड़छाड़ कर रही थी जब अल्तमश ने महसूस नज़रों से घूरा। अल्तमश, आप ऐसे नहीं देखें प्लीज़। नादिया शर्मिगी आवाज़ में मिनमिनाई। मुझे हस्साम से मोहब्बत थी हमेशा से, वो मेरी कुल कायनात है नादिया। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि अब कम अज़ कम मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि तुम मेरे लिए अहम नहीं हो। शायद तुम वाहिद लड़की हो जो हस्साम के बाद मेरी ज़िंदगी में आई। मेरी ज़िंदगी में हस्साम की कोई जगह नहीं ले सकता। शायद मेरी औलाद भी कभी मेरे हस्साम की खाली जगह पूरी नहीं कर सकती। पता है नादिया, ये इंसान जिसे एक फ़र्द के लिए अपनी ज़िंदगी तक मसख कर दे, मैंने हस्साम के लिए खुद को रद्द कर दिया था। अम्मा जान की मौत के बाद मुझे लगने लगा कि मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा। तब मैं इतना छोटा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि खुद का सहारा बन सकूँ। और तब मैंने अपने आंसू खुद साफ़ किए हस्साम की खातिर। बचपन में रात को बहुत रोते थे। कभी कभी बाबा गहरी नींद होते तो हस्साम को उठाए मैं सही रात जागता, क्योंकि हस्साम को आदत थी दिन में सोने की और रात में जागने की। इस सब में मुझे सुबह कॉलेज भी जाना होता था। फिर हस्साम वापस आकर हस्साम की देखभाल में लग जाता। बाबा जानी पंचायत के सरपंच थे, तो उन्हें भी मर्दाना खाने को वक्त देना पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता हस्साम के गिर्द मेरी ज़िंदगी का एक मखसूस दायरा बन गया। जब मैं कुछ संभला तो बाबा जानी खाल के हकीकी से जा मिले। वो दिन भी मेरी ज़िंदगी का एक तारीख और खौफनाक दिन था, पर तब भी मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि हस्साम की सूरत मेरे पास जीने की वजह मौजूद थी। बाबा जानी ने मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने हस्साम की ज़िंदगी हमारी खातिर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। पल भर को गहरा सांस लेकर खामोश हुए। नादिया उनको की तरह सामने बैठे शानदार शहजादे को देखने लगी। अल्तमश की शहद रंग आंखों में हल्की सी नमी तैर रही थी जब नादिया की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ आया। फिर आगे क्या हुआ अल्तमश? नादिया ने उनके हाथ सहलाते हुए पूछा। फिर हस्साम को शौक चढ़ा था कि शादी कर लूँ, उनके लाला जान शादी कर ले। उन्होंने तो कोई लड़की भी ढूंढ ली थी। उनका कहना था वो लड़की मेरे लिए बनाई गई है। अल्तमश की बात पर नादिया का ध्यान फ़ौरन हस्साम और अपनी मुलाकात की तरफ गया। जिस तरह वह नादिया से उसका नाम पूछ रहा था और जिस तरह नादिया के सामने आंखें झुकाकर बात कर रहा था,
नादिया को झमक्का सा हुआ कि शायद वो लड़की नादिया ही हो जो हसाम ने अपने लाला जान के लिए पसंद की हो। फिर अपनी सोच पर खुद ही सर झटकते अल्तमश को देखने लगी। नादिया राहिम सियाल भी मेरे लिए बहुत अहम था। वो लड़का बेशक मेरा मुलाजिम था, लेकिन मैंने कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव तक नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने मुझसे मेरा लफ्ते जिगर छीन लिया। मैं हसाम को देखकर जिंदा था। उस इंसान के लिए मैं सब कुछ कर सकता था, मर भी सकता था। ऐसे में अगर वो शख्स अचानक पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ले तो मेरे जैसा इंसान बदहवास हो जाता है। ज़िंदगी के कलर ब्लाइंड हो जाते हैं और उसका अंदाज़ा बस उसी का होता है जिसके साथ ये गुजर रही हो। सारी दुनिया, अब तक के सब रिश्ते, सब बेमायनी हो गए मेरे लिए। बस मैं एक ही जवाब चाहता था कि आखिर क्यों खुदा ने मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली। मैं नादिया के सामने सर झुकाए अपने अंदर का करब, बेबसी और दुख बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उनका लहजा सख्त था। जैसे मैं नादिया को आगाह कर रहा हूँ कि नादिया को भी अपनी बातों से बावर कराना चाह रहे हो कि राहिम का जिक्र अल्तमश के सामने आइंदा नहीं किया जाए। पर औलाद वाली बात पर नादिया के हाथ लड़ से। अल्तमश ने उसके हाथों की कपकपाहट को वाज़िया महसूस किया। दोनों के पीछे एक बार फिर बेनाम खामोशी छा गई। अल्तमश, नादिया ने झिझकते हुए अल्तमश के चेहरा अपने हाथों के फैला में भरा। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए, जबकि नादिया ने अपने आंसू साफ नहीं किए थे। आपको मालूम है, ज़िंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानत होते हैं, साथ नहीं होते, पास नहीं होते, नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी चाहत, उनका खलूस, उनकी बातें ताउम्र हमारी सोच में, हमारे लफ्ज़ों में, ज़िंदगी के हर पहलू में महकते रहते हैं। और हसाम तो आपकी रूह का हिस्सा थे। फिर आप क्यों अफसरदा होते हैं और हर वक्त अपने लाला जैक के पास रहते होंगे। वो नादिया की मोहब्बत पाश नज़रें अल्तमश के चेहरे पर जम चुकी थी। लेकिन मुझे मेरे साथ मेरे हमकदम चाहिए थे ज़िंदगी के हर मोड़ पर। वो हसाम ने मेरे साथ धोखा किया, वो छोड़ गए मुझे, उनकी क्या मजबूरी थी आखिर? अल्तमश ने ज़ख्मी अंदाज में कहा। इसमें ना आपका कसूर है, ना हसाम का। अल्लाह जी ने ये कहानी लिखी या अधूरी थी, लेकिन अल्तमश यकीन करे वो हर पल हर लम्हे अपने लाला जी के आस पास रहते होंगे। नादिया की धीमी आवाज़ पर अल्तमश दिलकशी से मुस्कुराए। चलें बाप, आराम करें, मैं सोने जा रही हूँ, नादिया ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। वो अब अल्तमश की आंखों में कोई और ही कहानी देख रही थी। अल्तमश की मायने खेज और नरम निगाहें नादिया के सरापे के आर पार हो रही थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे छोड़कर मत जाओ तो तुम फिर भी जाओगी? उनके लहजे में एतमाद था, यकीन था। नादिया ने इल्तिजाई निगाहों से अल्तमश को देखा। मैं तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। अल्तमश ने उसका हाथ आज़ाद किए और सपाट चेहरे के साथ कहा। आप ऐसे इंतज़ार करेंगे मुँह फुलाकर? नादिया ने मुस्कुराते लहजे में कहा। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अल्तमश ने उसे घूरा जो शर्म की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उनके सामने बैठी थी। नहीं तो मैं क्यों चैलेंज करूँगी? आप करते रहे मेरा इंतज़ार, मैं जा रही हूँ। नादिया का मूड खासा बिगड़ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो उसने धड़ल्ले से अपनी मोहब्बत का इज़हार अल्तमश के सामने किया और अब अल्तमश उसे इतनी आसानी से जाने दे रहे थे। मैं इंतज़ार करने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, अल्तमश ने नादिया की नाक दबाते हुए कहा। उनकी खासी मायने खेज और दिलचस्प निगाहें नादिया के चेहरे पर जमी थी। आपने कहा था मोहब्बत के लिए मैं आपका इंतखाब कभी नहीं हो सकती। नादिया ने उन्हें अपने करीब आते देखा तो मुँह छोड़कर बोली। नादिया ने उस दिन का ताना दिया जब अल्तमश ने उसे टेरिस पर कहा था कि वो कभी नादिया से मोहब्बत नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि तब मुझे जहर लगती थी, तुम इसलिए। अल्तमश ने कंधे उचकाए। नादिया का मुंह फिर से खुल गया। अल्तमश की खुद एतमादी देख कि वो कैसे धड़ल्ले से नादिया को जहर कह रहे थे। तो अब भी मैं जहर ही हूँ, उसने दांत कचका कर कहा, जिस पर अल्तमश का फलक शगाफ कहकर हवा में तहलील हुआ। नादिया मस्मराइज हो गई थी। वो तो पहले ही अल्तमश की शख्सियत और तीखे नैन नक्श पर दिल हार बैठी, ऊपर से इतना खूबसूरत और जानदार कहकर सुनने के बाद उसके दिल ने एक बीट मिस की। नहीं, अभी तो मुझे जहर नहीं लगती, अभी तो तुम मुझे शहद लगती हो। अल्तमश ने मकसूद मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा। उनकी बेबाकी पर नादिया जल भुनी तो गई थी। वो सर झटकती वापस आने लगी जब अल्तमश ने उसे बेड पर बिठाया। मुझे आज तंग मत करना नादिया, तनबीह की गई। मैंने कब तंग किया है? वो भुचका कर रह गई थी नादिया उनकी बात पर। ये बार बार उछल कूद कौन कर रहा है? पहले ही टांग दर्द कर रही है। उन्होंने नादिया को आंखें दिखाई। मैं उछल कूद नहीं कर रही, बल्कि सदफ़ के पास जा रही हूँ। तुर्की बतुर्की जवाबी कार्रवाई की गई। क्यों, निकाह सदफ़ के साथ किया था? अल्तमश ने बुनाए लहजे में पूछा। नहीं, लेकिन अल्तमश की पेशकदमी देख वो हलकलाई। अल्तमश महसूस निगाहों से उसके फुकौते चेहरे को देख रहे थे। गुड, तो अब उसे टाइम दो जिसके साथ निकाह किया है। अल्तमश ने नादिया की राय फरार के तमाम रास्ते मसरूद किए। नादिया की पलकें साया फिगन हुई थी। अल्तमश, उसने घबराई आवाज़ में अल्तमश को पुकारा। बोलो, भारी गंभीर आवाज़ उसके कानों के बेहद करीब गूंजी, लेकिन वो फिर भी खामोश थी। अल्तमश ने उसकी खामोशी को हामी तस्वर किया था, और आखिरकार उन दोनों के बीच जो इतने दिनों से खुद साख्ता
दीवार हायल थी, वो ज़मीन बोस हो चुकी थी, दुखों के बादल छुट चुके थे। सूरज की शौक शुआएं छन छन करती अल्तमश के चेहरे पर बरस रही थी। अल्तमश ने बदमज़ा होते अपने मखसूस रोज़मर्रा आदत की तरह कुशन टटोलना चाहा, पर कुशन की जगह नादिया का नर्म और मुलायम हाथ उनके हाथ में आया, जिसे वो कुशन की तरह इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर रख चुके थे। नादिया एक हाथ से आंखें मसलती थोड़ा सा अपनी जगह से उठ बैठी। उसका कदमी हाथ अब अल्तमश के चेहरे पर रखा था। नादिया के लब्बों पर प्यारी सी मुस्कुराहट गई अल्तमश को देखकर। दूसरी जानिब अल्तमश दुनिया जहां से बेखबर नींद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। नादिया ने अपना हाथ उनके चेहरे से हटाने का सोचा, पर अल्तमश की नींद खराब होने का सोचकर वो अपने ख्याल झटक गई। अब वो फुर्सत से उस शहजादे के एक एक नक्श को दिल में उतार रही थी। 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया और वो मुस्मराइज होकर अल्तमश को घूर रही थी। अल्तमश ने हौले से आंखें खोली। नादिया का पुरकशिश गंदमी चेहरा देख कर वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराए। सुबह वो खैर, धीमी आवाज़ में नादिया की देखकर उन्होंने कहा, लेकिन उनके लहजे में छलकती शौक़ और शरारत को भांपकर नादिया का चेहरा गुलनार हुआ। सुबह सुबह बिजलियाँ क्यों गिरा रही हो? वो मौसमी नाराज़गी से बोले। नादिया उनकी बात का मफ़हूम समझकर मज़ीद झेंप गई। तुम इतने दिन से किसके कपड़े जेब-तन कर रही हो? सवालिया निगाहों से नादिया को देखा। सदफ़ के, नादिया ने सर झुका कर कहा। ओह अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं शॉपिंग पर, वो नरमी से बोले, जबकि अल्तमश के सेलफोन पर किसी की कॉल मौसूल हुई। वो बदमज़ा होकर साइड टेबल से सेलफोन उठाकर फ़ोन कान से लगा चुके थे। अस्सलाम वालेकुम अल्तमश बेटा। फैसल साहब की गंभीर आवाज़ सुनकर अपनी जगह से उठ बैठा और आहिस्तगी से नादिया का हाथ अपने चेहरे से हटाया, लेकिन उसका हाथ अभी भी अल्तमश की मजबूत गिरफ्त में था। आप कहाँ जा रहे हैं? नादिया ने उलझन अमेज नज़रों से अल्तमश को देखा, जो सेलफोन को साइड टेबल पर रखने के बाद वार्डरोब के सामने खड़े थे। कराची जा रहा हूँ, राइम सियाल का सुराग मिल गया है। कुछ देर पहले आईजी साहब का मैसेज आया था, अल्तमश ने नादिया की आंखों में देखते हुए कहा। नादिया एकटक रह गई। उसकी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया। तब तक अल्तमश वॉशरूम में घुस चुके थे। नादिया अभी तक उसी ज़ाविये में बेड पर लेटी, उसका वजूद दमबखुद रह गया। साकित और जामिद नज़रों से कमरे की छत को घूर रही थी। फ्रेश होने के बाद वो कमरे में आए तो नादिया के ज़ेद पड़ते चेहरे को देखकर ठिठक गए। पूरा दिन इसी तरह लेटी रहोगी? ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश उठाने के बाद नादिया के वजूद पर सरसरी निगाह डालकर वो बोले। नादिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना दुपट्टा दुरुस्त करती कमरे से जाने लगी। रुक जाओ नादिया, गंभीर आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अपनी जगह जम सी गई। उसके डगमगाते कदम कारपेट पर जम गए थे। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कीमती परफ्यूम खुद पर स्प्रे करने के साथ साथ नादिया से मुखातिब थे। ऐसा कुछ नहीं। लाख कोशिश करने के बावजूद नादिया की आवाज़ भीग गई। ऐसा ही है, इधर आओ। बाजू पर कफलिंग्स लगाते हुए अपने आप पास आने का कहने लगे। नादिया छोटे छोटे कदम उठाते उनके पास आई। इस वक्त उस छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी जिसे अपनी कीमती चीज़ के खो जाने का खौफ हो। अल्तमश ने आहिस्तगी से उसके गिर्द अपना मजबूत हिसार कायम किया और नादिया का सर सहलाने लगे। जो मेरे रब ने लिखा है वही होगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दिली कैफियत, पर मेरी मजबूरी को भी समझो। उनका अंदाज़ और लहजा बेहद नरम था। नादिया के आंसू रवां हो गए। अब जाएं, देर हो रही है आपको, उसने अल्तमश से अलग होकर धीमी आवाज़ में कहा। कैसे जाऊँ? पहले तुम रोना बंद करो यार, उसके आंसू को साफ करते हुए मुस्लिम गुस्से से बोले। और अभी से मातम करना क्यों हो रही हो? फ़िलहाल सिर्फ राहिम का सुराग मिला है, खुद अभी पुलिस की तहवील में नहीं। वो मैं महज आईजी से मुलाकात करने जा रहा हूँ। वो नहीं चाहते थे कि इस मासूम लड़की को और अज़ियत दी जाए, इसलिए अल्तमश ने नरमी से कहा। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आपको जो ठीक लगे वो करें, नादिया ने दिल पर पत्थर रखते कहा। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद मुझे कराची भी रवाना होना है। नादिया ने महज इस बात में सर हिलाया और वॉशरूम में घुस गई। सफ़ेद रंग के आम से कपड़ों में मलबूस वो मुरझाई सी लग रही थी, जबकि अल्तमश ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से दिल में उतारा। नादिया अपने लंबे बाल खुश करती अजलत में नम बालों में ब्रश फेरने लगी। आराम से नादिया, उसके कांपते हाथ देखकर अल्तमश ने उसे डपटा। वो आराम से बालों में ब्रश करके अपना दुपट्टा सर पर टिका अल्तमश के पास आ खड़ी हुई। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं, उन्होंने मखसूस मुस्कुराहट लबों पर सजाई। नादिया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। वो दोनों ही सीढ़ियाँ अबूर करते डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। सदफ़ की बेयकीनी से आंखें फैल गई थी नादिया और अल्तमश को एक साथ देखकर। ऐसे क्यों देख रही हो? मेरी बीवी को नज़र लगाने का इरादा है क्या? अल्तमश ने अपनी नशिस्त पर बैठते सदफ़ से कहा। वो बेचारी हड़बड़ाकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं साहिब जी, ऐसी बात नहीं है, मैं खाना लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पर। सदफ़ सरपट दौड़ करके वापस किचन में गायब हुई। साहब जी, अशर साहब मर्दान खाने में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जमील ने सर झुकाए मुतमना अंदाज में कहा।
इस वक्त अशर आया है? गोया उन्होंने जमील से ज़्यादा खुद से सवाल किया। जी साहब जी, जमील ने फिर से कहा। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो ग्रे कलर के शलवार कमीज में मुलबोस इस वक्त बेहद बजीहा और प्यारे लग रहे थे। उनकी जहानत से भरपूर आंखों में उलझन दर आई। तुम अच्छे से नाश्ता कर लेना, मुझे मर्दान खाने जाना पड़ेगा। अपनी जगह से उठकर वो नादिया से मुखातिब हुआ। लेकिन नाश्ता? नादिया ने बेसाख्ता कहा। बाद में कर लूँगा, तुम अपना ख्याल रखना और दिल चाहे तो अपनी अम्मा से मिलने चली जाना, उनका दिल खुश हो जाएगा, उन्होंने संजीदगी से कहा और नादिया की नाक दबाते वहाँ से चले गए। सदफ़ ने भी अल्तमश की हरकत देख ली थी, जिस पर बाकायदा आंखों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। नादिया ने सदफ़ को देखा तो वो मुश्किल उसने दांतों तले हंसी दबाई। अस्सलाम वालेकुम। मर्दान खाने में वो दाखिल हुए। वालेकुम सलाम। शुएब ने उनसे बगरगीर होते हुए कहा। खैरियत है? अल्तमश ने पूछा। अल्लाह का शुक्र सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ बातें तुमसे पूछनी थी हसाम के मर्डर के मुतालिक, एसपी शुएब ने कहा, जबकि अशर खामोशी से दोनों को देख रहा था। पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। और आज सुबह आईजी साहब की भी कॉल मौसूल हुई मुझे। अभी कराची रवाना होने वाला था मैं। वो रसानी से बोले। मेरी बात हो चुकी है आईजी साहब से, और हमें लगता है कि हसाम का कातिल जिसे हम समझ रहे हैं वो है नहीं। गेम किसी और ने खेली है, शायद तुम भी इस बात से लाइम हो। शुएब ने अल्तमश को खोजती निगाहों से देखा। क्या कहना चाहते हो? खुल कर कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो। बोलचन अमेज निगाहों से शुएब को घूरने लगे। जिस आदमी ने तुम्हें वो वीडियो क्लिप दिखाई थी, क्या वो अभी आ सकता है? शुएब ने उनसे इस्तफसार किया। हाँ वो आ सकता है, लेकिन मुझे पता तो चले तुम कहना क्या चाहते हो, अल्तमश ने नागवाई से कहा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, तुम पहले उस आदमी को बुलाओ जिसने तुम्हें वो वीडियो क्लिप दिखाई, शुएब ने फिर से कहा तो अल्तमश ने नवाज से कहकर गुलरेज खान को मर्दाना खाने में पेश होने का हुक्म दिया। अगले आधे घंटे में गुलरेज खान अल्तमश के सामने था। गुलरेज पर बगैर किसी वजह के कपकपी तारी थी। अल्तमश समेत शुएब ने भी ये चीज़ नोट की थी। हाँ तो गुलरेज खान, जब हसाम को राहिम ने कत्ल किया तो तुम चाय वकू पर मौजूद थे? शुएब एसपी शुएब ने दुर्ट लहजे में कहा। जी साहब जी, हम वहीं मौजूद था, गुलरेज ने मजबूत अंदाज में कहा। अच्छा, तो तुम वहाँ खड़े होकर वीडियो क्लिप बनाने का होश रखते थे, लेकिन हसाम की ज़िंदगी बचाने का तुम्हें ख्याल ना आया? शुएब ने मखसूस पुलिस ऑफिसर का सख्तगीर अंदाज अपनाया और उल्टे हाथ का थप्पड़ गुलरेज के चेहरे पर रसीद किया। हमने कुछ नहीं किया लाला जी। गुलरेज भागकर अल्तमश के पास आया और साथ हवासपाख्ता अंदाज में बोला। मैंने कब कहा है कि तुमने कुछ किया है? मैं तो सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जब वीडियो क्लिप बनाने की हिम्मत थी तुम्हारे अंदर, तो हसाम को बचाने में क्या मौत पड़ी थी? एसपी शुएब ने गुलरेज को अपने रूबरू खड़ा करते हुए पूछा। हम बेकसूर है साहब जी, वो गिड़गिड़ाया। फिर वही बात। अच्छा सही है, मैंने मान लिया तुम बेकसूर हो, तो जो असली कसूरवार और कातिल है उसका नाम बताओ। एसपी शुएब ने कसूरवार और कातिल पर जोर देते कहा। अब गुलरेज का रंग लट्ठे की मांद सफ़ेद हो चुका था, क्योंकि एसपी शुएब खासे जुलाल में दिखाई दे रहे थे। मेरे सामने झूठ मत बोलना, वरना अभी के अभी घसीट के ऐसे मुकदमे में चलान करूँगा कि ज़िंदगी भर जेल के सुलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। वो धाड़े। हमने झूठ बोला था। दरअसल मियाँ दाद ने हमें रिश्वत दी थी और कहा था कि हम लाला जी के सामने ये बयान दें कि हसाम ने लाला का कत्ल किया है, और जिस मोबाइल में वो मूवी था वो फ़ोन भी हमारा नहीं था, वो फ़ोन मियाँ दाद ने हमको दिया था। गुलरेज महज एक पुलिस ऑफिसर के दोनों धमकी के सामने सारा सच और मखसूस लबो लहजे में उगल चुका था, जबकि अल्तमश के कान साई साई करने लगे। मियाँ दाद को अच्छे से जानते थे, वही शख्स था जिसने गांव के एक उम्र रसीदा शख्स की ज़मीन पर कब्जा जमाया था, और उसके बाद अल्तमश ने पंचायत के फैसले में वो ज़मीन वापस उस उम्र रसीदा आदमी के हवाले की। लेकिन इस छोटी सी बात को मियाँ दाद ने इतनी बड़ी सज़ा दे डाली उन्हें। नवाज, जल्द अज जल्द इस कमीने को घसीट कर मेरे सामने पेश करो। उनकी आंखें शोलाबार थीं, शहद रंग आंखों में चिंगारियां जल रही थीं। जब्त की वजह से अल्तमश की मुठ्ठियां भिज गई थीं। कुछ लम्हे बाद मियाँ दाद उनके सामने खड़े थे, फुक होते चेहरे के साथ। लाला जी, आपने मुझे याद किया? पुरएतमाद अंदाज में बोला। हसाम को किसने कत्ल किया था मियाँ दाद? अब के बाद शुएब नहीं बल्कि अल्तमश की काटदार आवाज़ मर्दान खाने में गूंजी। लाला जी, मैंने तो ये सुना है राहिम सियाल ने इस हसाम का लाला का कत्ल किया है। अब हकीकत क्या है खुदा ही बेहतर जानता है, मियाँ दाद ने मसनूई अफसोस के चेहरे पर तारी करते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी कमीने गलीज़ इंसान। वो एक जिस्म में अपनी जगह से उठे और उनके घुटनों में ज़ख्म अभी ताज़ा था। तकलीफ़ की शदीद लहर उनके वजूद में दौड़ गई, पर इस चीज़ की परवाह किए बगैर वो गुस्से में चिंगाड़े। मैं बकवास नहीं कर रहा लाला जी। मियाँ दाद भी अब कुछ हद तक सहम गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मेरे हसाम को तुमने मार डाला अपनी अना और बेइज्जती के इंतकाम में के चक्कर में। वो उस पर झपटे। अशर ने बमुश्किल उन्हें मियाँ दाद से दूर किया। मैं क्यों मारूंगा? आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मियाँ दाद ने हलत लाते कहा। गलतफहमी? बगैरत इंसान, तुमने मुझसे हसाम छीन लिया अपने इंतकाम के चक्कर में। वो काटदार और करबज़दा लहजे में कर रहे।
हाँ, मैंने मार दिया हसाम को क्योंकि तुम्हें शौक था इंसाफ का झंडा लहराने का। उस दिन तुमने मुझे भरे पड़े मजमे के सामने एक बुड्ढे से माफ़ी मंगाई तो मेरी तरफ से यह हकीर सा तोहफा। मियाँ दाद ने बेखौफ होकर अपना जुल्म तस्लीम किया। अल्तमश की सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वॉशर की गिरफ्त से निकलकर मियाँ दाद के चेहरे पर थप्पड़ मुक्के और बरसाने लगा। एक जुनूनी सी कैफियत उनके चेहरे पर तारी थी। एसपी शेब और अशर उस एक इंसान को काबू नहीं कर पा रहे थे। मियाँ दाद अपने नाक और चेहरे पर पड़ते मुक्कों और थप्पड़ों से अधमुआ हो गया था, लेकिन अल्तमश के अंदर का गम गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अल्तमश छोड़ो उसे, मर जाएगा वो, कानून को हाथ में मत लो। अशर धाड़ा। वो और शुएब कब से हलकान हो रहे थे अल्तमश को काबू करने के लिए, लेकिन फिर भी अल्तमश उनसे काबू नहीं हो रहा था। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। अल्तमश ने तैश मारकर अशर को थप्पड़ जड़ दिया और फिर से मियाँ दाद के पास जाने लगे। बेशक मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें इस गलीज इंसान के गलीज खून से अपने हाथ नहीं रखने दूंगा। अशर ने अल्तमश से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा। मरोगे तुम मेरे हाथों अशर? अल्तमश ने अशर का गिरबान पकड़ते भौंकर कर कहा। मार डालो, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अशर ने इत्मीनान से कहा। मेरे हसाम का कातिल मेरे रूबरू है, मैं कैसे इसे बख्श दूँ? इस कमीने बगैरत और घटिया इंसान की वजह से मैं गुनहगार हुआ। एक यतीम लड़की को बने बनाया, एक बेगुनाह इंसान जो कि बेकसूर था, वो मेरी दहशत की वजह से अपना घर बार छोड़कर फ़रार हुआ। सिर्फ और सिर्फ कमीने इंसान की वजह से ये सब हुआ। मैं नहीं छोड़ सकता इसे अशर। अल्तमश ने चिल्ला कर कहा। शुएब, मियाँ दाद को ले जाओ। अशर ने शुएब को देखकर संजीदगी से कहा, जबकि अल्तमश ने अशर को खुद से दूर करने की मुकम्मल कोशिश की। एसपी शुएब ने भी नाजुक सूरत हाल को समझते मियाँ दाद के नीम मुर्दा वजूद को की समझ बढ़े। मियाँ दाद इस वक्त नीम मुर्दा हालत में था। एसपी शुएब ने नवाज और जमील से कहकर मियाँ दाद को उठाने का कहा। शुएब, तुम बीच में नहीं आओगे, अल्तमश ने अशर को धक्का देकर कहा। लेकिन तब तक जमील और नवाज मियाँ दाद को घसीटकर एसपी शुएब की गाड़ी में डाल चुके थे। अल्तमश लंबे लंबे डग भरते हुए शुएब की गाड़ी के पास गए। तुम दोनों को भी मैं देख लूँगा। नवाज और जमील पर सख्त निगाह डालकर वो आगे बढ़े। सदफ, ये शोर कैसा है? नादिया ने नाश्ता बराए नाम किया था। सुबह सुबह उसका दिल बोझल हो गया था। अब भी वो लाउंज में बैठी खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी जब उसके कानों में किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। उसका दिल मज़ीद घबरा गया। लगता है साहिद जी की आवाज़ें, थोड़ी देर पहले मुझे भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दी थी। सदफ ने भी घबराए लहजे में कहा। अल्तमश का जिक्र सुनकर नादिया ठिठकी और राहदारी अबूर करती बड़ी हवेली के सरसब्ज़ और वसी लॉन में आई। अशर और अल्तमश की तेज़ आवाज़ मर्दान खाने की सिमत से आ रही थी। वो भी मर्दान खाने की सिमत बढ़ी। सदफ से मना करती रही कि नादिया उस तरफ ना जाए, क्योंकि अल्तमश ने सख्ती से मना किया था कि हवेली की कोई औरत मर्दान खाने की सिमत नहीं आएगी। लेकिन वो सदफ की आवाज़ सुन घबराई थी। वो तो जले पाँव की बिल्ली की तरह तड़प रही थी। अल्तमश की दिल दहलाने वाली घबराहट और उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो मर्दान खाने की सिमत बढ़ी। जब उसकी निगाह अल्तमश पर पड़ी, वो सियाह रंग की गाड़ी से किसी ज़ुर्रुख को घसीटकर निकाल रहे थे और दूसरी जानिब अशर और शुएब उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। अल्तमश, वो चिल्लाई। वो जो बरहमी और सफाकी से मियाँ दाद की दुर्गत बना रहे थे, नादिया की आवाज़ सुनकर अपनी जगह मुंजमद हो गए। क्या कर रहे हैं? छोड़े इसे। अल्तमश के बाजू थामकर वो गर्राई। अशर और शुएब हौनकों की तरह नादिया को देख रहे थे। अशर के लिए नादिया अजनबी नहीं थी, लेकिन शुएब ने इशारे से अशर से सामने खड़ी इस गंदमी रंगत वाली पुरकशिश और मासूम लड़की के बारे में पूछा। तुम क्यों आई हो यहाँ? अल्तमश ने तीखी नज़रों से उसे घूरा। आप इस आदमी को क्यों मार रहे हैं? वो भी नादिया थी, मजाल थे जो उस पर अल्तमश के सख्त लहजे का असर होता। जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। नादिया के मुलायम हाथों से अपना बाजू छुड़ाकर वो बोले। मैं नहीं जाऊँगी जब तक आप सच नहीं बताएंगे। आखिर क्यों पीट रहे हैं आप इस आदमी को? वो भी तेज़ आवाज़ में चिल्लाई। अल्तमश ने गहरा सांस खींचकर अपने असाब नॉर्मल करने चाहे। मैं नहीं बता रहा अभी, इसलिए जाओ। उनकी आवाज़ में थकान दर आई। भाभी, आप इसे ले जाएं यहाँ से प्लीज़। अशर, जो इतनी देर से खामोशी से नादिया को देख रहा था, संजीदगी से बोला। अल्तमश ने उसे खूनखार नज़रों से घूरा, गोया वो अशर को आंखों के ज़रिए ही मार देने का इरादा रखते। चलें अल्तमश। नादिया अशर को पहचानती थी, इसलिए उसका शक अब यकीन में बदल गया कि अल्तमश ज़रूर कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं चल रहा, ज़िद मत करो। वो उसे खुद से दूर करते दबे दबे गुस्से से चिल्लाए, लेकिन तब तक अशर शुएब की गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल चुका था और देखते ही देखते वो जन से शुएब की गाड़ी उड़ा ले गया। अल्तमश ने खा जाने वाली नज़रों से नादिया को देखा, गोया सारा कसूर ही नादिया का हो, क्योंकि अब मियाँ दाद को अशर ले जा चुका था और ये सब नादिया की बहस की वजह से हुआ। शुएब, तुम बेशक पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन मियाँ दाद का कत्ल मैं करूँगा, या फिर तुम या फिर अशर दूर हो जाओ इस मामले से। इस कमीने इंसान को फ़ोन करके कहो कि आधे घंटे में मियाँ दाद को वापस लेकर मैदान खाने में पहुँचे, वरना मियाँ दाद से पहले अशर इफ्ताखार मेरे हाथों मारा जाएगा।
नागवारी से और सदमई से कहते हुए नादिया की तरफ बढ़े। और तुम चलो मेरे साथ। नादिया का हाथ थामकर और बड़ी हवेली के दोनों हिस्से की तरफ बढ़े। तुम क्यों आ गई थी वहाँ? नादिया को सोफे पर बिठाकर और दबे दबे गुस्से से चिल्लाए। क्योंकि आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी मैंने, वो मिनमिनाई। अल्तमश खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मैं चाहे मर भी रहा हूँ तब भी इस हवेली के इस हिस्से में कभी दखल मत होना। इस हवेली के कुछ असूल हैं नादिया, जिनका एहतराम तुम्हें करना होगा। न चाहते हुए उनका लहजा सख्त हो गया। फिर गुस्सा कर रहे हैं? नादिया ने बुरे मुंह बनाकर कहा। क्योंकि तुम काम ही ऐसे करती हो। लेकिन आज के बाद ये गलती फिर से नहीं दोहराना, वो समझाने वाले अंदाज में बोले। लेकिन वो आदमी कौन था? वो नादिया थी जिसे सामने वाले के गुस्से से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। क्योंकि अब उस इंसान पर यकीन करती थी कि वो उसे अजियत नहीं देगा कभी। हसाम का कातिल था जिसकी खैर ख्वाह बनकर आ गई थी तुम्हें नहीं आना चाहिए था अभी। अल्तमश ने रुहान से लहजे में कहा। क्या? हसाम का कातिल? वो एकदम बेयकीनी से चिल्लाई। हाँ, हसाम का कातिल। अल्तमश ने गहरा सांस लेकर कहा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? नादिया उलझी। राहिम बेकसूर है, हसाम को किसी और ने मारा है। अल्तमश ने नादिया को वापस सोफे पर बिठाते हुए कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो दम बखुद रह गई। मेरी आंखों के सामने तो राहिम ने हसाम पर गोली चलाई थी। कि उसने दिल में बात सोची लेकिन जुबान पे बात नहीं लाई। मुख्तसर सी बात है कि हसाम का कत्ल राहिम ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। नादिया का हाथ मजबूती से थाम को धीमे मगर करबजदा अंदाज में बोले। नादिया की आंखें खुली खुली रह गई। तो फिर अब क्या होगा अल्तमश? वो बोली। मैं मियादाद को मारकर जेल चला जाऊंगा। अल्तमश ने कंधे उचका के बेनियाजी से कहा। दिमाग खराब है आपका? मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। आप उस आदमी के साथ कानूनी जंग लड़ें लेकिन उसे खुद मत मारें। नादिया ने कड़े तेवरों से उन्हें घूरा। ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अपनी हर उस नाइंसाफ़ी की हर उस गलती की जिसकी वजह से तुमने अजियत सही। मैं भी जाऊँगा पुलिस स्टेशन, उसके बाद मियादाद को ख़त्म कर दूँगा या फिर शायद उसके बाद मैं जेल चला जाऊँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वह नादिया के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके एक एक लफ्ज़ से सच्चाई छलक रही थी। वो हकीकी मानों में पेशमान थे। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं करने दूँगी और माफ़ मैंने आपको कल रात ही कर दिया था, ऐसे मत बोलें। नादिया ने उनके जुड़े हुए हाथ खोल दिए। मैंने अपने आदमी राहिम की खोज में लगाए हुए थे। मेरा चाहे जो भी मुस्तकबिल हो, पर तुम अपनी माँ के पास चली जाना और तब तक शायद राहिम भी तुम्हारे पास वापस आ जाए। वो पहली बार अपनी मोहब्बत की निशानी नादिया की माथे पर शब्द करते अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपनी वार्डरोब के दराज से पिस्टल निकालकर उसे लोड करते कमरे से जाने लगे। अल्तमश मत जाएं। वो रो रही थी, दीवानावार रो रही थी। अल्तमश ने महज उसकी भीगी आंखों में देखा। जब मैं राहिम को माफ़ नहीं कर सकता था, हसाम की खातिर मैं राहिम को भी मारने का मुकम्मल इरादा कर चुका था। अब तो फिर ये तीसरा इंसान है जिसे मारने के बाद लम्हे भर को मेरी ज़मीन मुझे मलामत नहीं करेगा। मैंने हसाम के नाक खून की कसम उठाई थी कि मैं उसके कातिल को अपने हाथों से मारूंगा। मैं हसाम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़। नादिया के गिर्द बाजू हमाल करते वो संजीदगी से बोले। नादिया पथराई नज़रों से अल्तमश को देख रही थी। अल्तमश की बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो दम्बा खुद थी। उसे साकित और जामी छोड़कर अल्तमश कमरे से बाहर निकल गई। नादिया का दिल से डूबता महसूस हो रहा था। उसकी रूह तक खाली खाली होने लगी। वो ग्लास डोर की सिमत भागी। यार शुएब, मुझे लगता है ये बंदा मर चुका है। अशर ने गाड़ी को एक सिमत रोक दिया और साथ में कॉल पर शुएब से महवे गुफ्तगू था। क्या तुम यकीन के साथ कह रहे हो? शुएब ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। हाँ यार, मुझे तो यही लग रहा है। अशर ने पेशानी मसलते कहा। अच्छा, तुम कहाँ हो इस वक्त? मुझे जल्दी एड्रेस सेंड करो, मैं वहीं पहुँचता हूँ। शुएब ने नवाज से अल्तमश की गाड़ी की कीचेन लेते हुए अजलत में कहा। मैं तुम्हारे नंबर पर अभी मैसेज करके एड्रेस सेंड करता हूँ। अशर ने कहकर कॉल काटी और शुएब भी लैंड क्रूज़र में बैठकर बड़ी हवेली से खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ा। कहाँ हो तुम इस वक्त? अल्तमश इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और साथ ही शुएब के साथ मुसलसल राब्ते में थे। मर गया है वो आदमी जिसे तुमने पीटा था, उसकी तदफीन करने जा रहे हैं। शुएब ने गहरा सांस खारिज करते कहा। मियादाद वैसे ही कमज़ोर जिसामत का मर्द था। ऊपर से अल्तमश की ताबड़तोड़ पड़ने वाले गुस्से और लाते उसे अधमुआ कर चुकी थी और रही सही कसर अल्तमश की सख्ती से मियादाद के गला घोटने ने पूरी कर दी। अशर अभी रास्ते में ही था जब उसे मियादाद की दबी दबी घबराहट की आवाज़ें आना बंद हुई। अशर ने उसकी कलाई नब्ज़ चेक की तो उसमें भी कोई हरकत नहीं थी। कुछ ही देर में मियादाद का मुआयना करने के बाद अशर को यकीन हो गया कि मियादाद मर चुका है। शुएब की बात सुनकर अशर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनके सभी चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हसाम की मौत के बाद वो खुद को हर गुजरते दिन के साथ पेशमानी की दलदल में धंसते महसूस करते हैं, लेकिन आज उनके वजीह चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट थी। शहद रंग आंखों में अजीब सी सरशाई थी।
मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें, अल्लाह हाफिज़। शेब ने मुख्तसर कहकर कॉल काट दी। अब तुम अपने अफसर्स को क्या जवाब दोगे? अशर और शेब कब्रिस्तान से बाहर आए। जब अशर ने उलझन अमेज़ और परेशान कुन लहजे में शेब से कहा, मियां दाद का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कह दूंगा कि ऑफिसर्स के पुलिस मुकाबले में मारा गया। शेब ने अशर को देखकर कहा। अशर के स्पाट चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। मैं अल्तमश को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, पर परेशानी वाली बात यह है कि तुम लोगों का गाँव मेरी पुलिस स्टेशन की हदूद में नहीं आता, लेकिन मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। एसपी शेब ने गाड़ी में बैठते कहा। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अशर ने शेब से गलगीर होकर कहा। कैसा शुक्रिया? ये मेरा फ़र्ज़ था। मियां दाद के लक्षण वैसे भी जलालत से भरपूर थे। आज नहीं तो कल वो पुलिस मुकाबले में मारा ही जाता, और अल्तमश का माजी भी मुझसे ढका छुपा नहीं। एसपी शेब ने आसानियत से कहा। अल्तमश ने जिस बेरहमी से मियां दाद के गले पर मुसलसल लातें रसीद की थी, इसकी वजह से मियां दाद सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, और फिर जब अल्तमश ने उसके गले पर आखिरी ज़रब लगाई तो उसके बाद मियां दाद सांस नहीं ले पा रहा था, और आखिरकार अगले 20-25 मिनट में उसकी सांसें जो मध्यम चल रही थी वो साकित तो जामिद हो गई। एसपी शेब का एक करीबी दोस्त माहिर डॉक्टर था। उसने मियां दाद की पूरी मौत की यही वजूहत बताई थी। एसपी शेब क्योंकि पुलिस का आला अहदे पर फाइज थे, तो उसने खामोशी के साथ इस मामले को निपटा लिया। अब बस दुआ यही थी कि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में खुशी और मुसर्रतें पाए। शेब की आवाज़ में अल्तमश के लिए चलकती अपनायत और खुलूस अशर से पोशीदा ना थी। और हाँ, वो लड़की कौन थी जो अल्तमश को बार बार रोक रही थी? शेब ने अचानक से कहा। वो लड़की अल्तमश की ज़ौजा मोहतरमा है, और इस रिश्ते से हम दोनों की ही मुश्तरका भाभी साहिबा हुई। अशर ने शौकी से कहा। कब की अल्तमश ने शादी? उसे मुझे दावत भी नहीं दी शादी की, और लड़की भी तो उसकी इतनी कम उम्र लग रही थी। मैं सोच रहा हूँ शादी के दावतनामे ना देने की सज़ा में अल्तमश को जेल की सैर करा दूँ। शेब ने मुस्कुराते हुए कहा, और शेब की बात सुनकर अशर खुलकर हंस दिया। किस जुर्म की बुनियाद पर उसे जेल की सैर कराओगे? वैसे भी मुझे इस सालिम ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया है, अभी तक आंखों के सामने तोते उड़ रहे हैं। अशर ने मसनूई कराह बुलंद करते हुए कहा, जिससे वाकई उस वक्त गहरे रंज का शिकार हो। वो लड़की इतनी मासूम और कम उम्र लग रही थी मुझे। इसी बात को बुनियाद बनाकर जेल में डाल दूंगा, और क्या। एसपी शेब ने कंधे उचकाए। अबे वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अशर का फलक जवाब कहकर शेब की समातों में उभरा। और तुझे याद नहीं, जब बचपन में मैंने उससे कभी किसी बात पर गुस्सा आता तो खड़े खड़े हमारे गाल लाल टमाटर कर देता था। अशर ने फ्रंट सीट की बैग से सर टिकाकर शेब को खबरदार करना चाहा। तब तो हम दोनों ही उसके सामने सूखी लकड़ी के मानित थे। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के महकमे में एक आला अहदे पर फाइज हूँ। शेब ने शरारती अंदाज में गर्दन अकड़ाकर मुस्कुराते हुए कहा। चलो देख लेते हैं कौन किस पर भारी, तुम या अल्तमश। अशर ने कंधे उचकाए। वैसे तू कब कर रहा है शादी? कम अज़ कम तुम मुझे इन्वाइट कर देना। शेब ने अशर को छेड़ा, और शेब की बात सुनने के साथ अशर की आंखों के सामने नगीन का मनमोहना और हसीन चेहरा छन से लहराया, जिस पर अशर ने सर झटक कर आंखें मूंद ली। बीबी जी, आप ऐसी क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? सदफ हाँफते हुए नादिया के पास आई, जो सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। सदफ वो चले गए, उसने सिसकते हुए कहा। कौन चले गए? सदफ ने ना समझ आने वाली निगाहों से नादिया को देखा। नादिया का चेहरा रोने की वजह से सूज चुका था। उसकी आंखें भी मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। उसके रेशमी बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। दुपट्टा भी लापरवाही से आधा नादिया के शाने पर, आधा सीढ़ियों पर पड़ा था, लेकिन वो अपने हुलिये की परवाह किए बगैर मुसलसल रो रही थी। सदफ उसके लिए पानी लेने किचन भागी, लेकिन लाउंज में दाखिल होते अल्तमश से बुरी तरह टकराई। पानी का भरा गिलास अल्तमश के कपड़े ख़राब कर चुका था। अल्तमश ने तीखी निगाहों से सदफ को घूरा। साहब जी, माफ़ी चाहती हूँ, दरअसल बीबी रो रही थी तो उनकी परेशानी में ध्यान नहीं रहा। वो बेचारी एक इंसान से अपनी बात मुकम्मल करके सर झुका गई। कहाँ है तुम्हारी बीबी जी? अल्तमश ने बीबी जी पर जोर दिया। वो जी सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं। सदफ में बनाई। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देख लेता हूँ तुम्हारी बीबी जी को। उनकी भारी गंभीर आवाज़ लॉन्च में गूंजी, और सदफ तो ऐसे गायब हुई थी जैसे अल्तमश के सामने खड़ी ही ना हो। और वक़ार चाल चलते हुए सीढ़ियों की सिमत बढ़े। नादिया घुटनों में सर झुकाए हिचकियों से रो रही थी। अल्तमश की आंखों में मोहब्बत और चाहत के रंग नमूदार हुए, साथ साथ उन्हें उस झिल्ली सी लड़की पर कूट का प्यार आया जो रो रो कर हल्कान करने पर वजीद थी खुद को। नादिया, उन्होंने नादिया का चेहरा ऊपर करना चाहा, पर नादिया ने भपड़ कर उन्हें धक्का दिया और खड़ी हुई। और नादिया के इस रद्द-ए-अमल के देखकर अल्तमश शशतर रह गए। मेरे पास भी मत आए, समझ क्या रखा है आपने? जब दिल चाहा थप्पड़ जड़ दिया, जब दिल चाहा करीब कर लिया, और जब दिल चाहा छोड़कर चले गए मुझे। मेरी परवाह किए बगैर अपना इंतकाम लेने चल दिए। लेकिन अभी आप वापस क्यों आ गए? मेरा आपने सोचा तक नहीं, और सोचते भी क्यों? मैं तो खून बहा में आई हुई लड़की थी ना। अल्तमश सीने पर बाजू लपेटे तीखी नज़रों से उसे देखने लगे, जो इस वक्त भपरी हुई थी। आपने मेरा एहसास भी नहीं किया। अगर
आज आप वापस नहीं आते तब मेरा क्या होता? अल्तमश की शाने पर मुक्की जड़कर और चिल्लाई। पता है अल्तमश, एहसास का तर्जमा नहीं हुआ करता, और जो इंसान बेहिसी पर उतर रहा है उसके सामने आप अपना दिल निकाल कर भी रखते हैं, उसकी बेहिसी में फ़र्क नहीं आता। आपने असली बेहिसी का मुजाहिरा किया और मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चलते बने। अब वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फांकती अल्तमश के कमरे में घुस गई। अल्तमश ने खुशियाकर बालों में हाथ फेरा और फिर खुद भी अपने कमरे की सिमत बढ़ गए, क्योंकि उन्हें अपनी रूठी मोहब्बत को मनाना था। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हो? अम्मा अब्बी ने अपने भाई फैसल के नंबर पर कॉल डायल किया और शाइस्तगी से गया हुई। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक है, आप कैसी हैं आपा? फैसल भाई की भारी आवाज़ अम्मा अब्बी के कानों में गूंजी। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अम्मा अब्बी ने तमीज़ बांध दी। जी मैं सुन रहा हूँ, आप हुक्म करें, फैसल सामने संजीदगी से कहा। अशर के लिए मुझे नगीन का हाथ चाहिए। तुम्हें और आसिया को बेहतर लगे तो हम बात आगे बढ़ाएं, अम्मा अब्बी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। कुछ लम्हों तक फैसल साहब की आवाज़ अम्मा अब्बी तक नहीं पहुंची। शायद वो शौक थे, लेकिन उसके बाद उनका गंभीर लहजा अम्मा अब्बी के कानों में उभरा। अम्मा अब्बी, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? अशर घर का बच्चा है, लेकिन मैं एक बार नगीन से उसकी राय लेना चाहता हूँ, उसके बाद ही किसी फ़ैसले तक पहुँचूँगा। फैसल साहब ने रसानियत से कहा। ठीक है, तुम नगीन से पूछ लो, वरना तुम रहने दो, मैं जानती हूँ अपनी शहज़ादी को कैसे राज़ी करना है। कल तक मैं खुद शाम में गिलगित पहुँच जाऊँगी, फिर मैं खुद बात करूँगी नगीन से, अम्मा अब्बी ने कहकर राब्ता मुंतका कर दिया। मेरी बात तो सुनो तुम, अल्तमश ने नादिया के शाने पर गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो चिंगाड़ी। तुम चाहती हो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं या फिर अच्छे से सबक सिखाऊं? वो मायने खेजी शरारत से बोले। नादिया तो उनके अचानक बदलते तेवरों को देखकर जन भून गई। कहाँ वो थोड़ी देर पहले अल्तमश को लेकर खौफज़दा और हवास पाकता थी, अब लग रहा था अल्तमश कभी उसके पास वापस लौट कर नहीं आएगा। और इस सोच के बाद तो नादिया की सांसें उखड़ रही थी, उसका दिल खतरनाक हद तक तेज़ी से धड़क रहा था। लेकिन यहाँ तो अल्तमश के मजाज ही नहीं मिल रहे थे। मुझे कोई सबक नहीं सीखना, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा के घर, खुद को अल्तमश की पहुँच से दूर करती हुई झिझलाहट ज़्यादा लहजे में बोली। खबरदार, जो आज के बाद मुझे ऐसी धमकी दी तो जान ले लूँगा तुम्हारी, अल्तमश ने नागवारी और सख्ती से कहा। ऐसे ही गुस्सा करते हैं आप और फिर माजरत करते हैं, मुँह बिगाड़ कर बोली। तो तुम मुझे मजबूर ही मत किया करो और कभी कभी तहम्मुल से किसी की बात सुन लिया करो। मैं गया था उस आदमी को मारने जिसने हसाम को मारा, लेकिन वो पहले ही मर गया, इसमें मेरा क्या कसूर? वैसे बात कर रहे थे जैसे किसी इंसान की मौत का नहीं, बल्कि किसी जानवर की मौत का जिक्र रहे हो। नादिया की आंखें फैल ली। कैसे मर गया? नादिया ने बेयकीनी से पूछा। जैसे इंसान मरते हैं वैसे मर गया होगा यार। वैसे आपस की बात है, कहाँ से आते हैं ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में? अल्तमश ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर नादिया के भीगे हुए गाल साफ करना चाहे, पर नादिया ने उनका हाथ झटक दिया। आइंदा ये हमाकत करने का सोचना भी मत, वरना मेरा शदीद रद्द-ए-अमल बर्दाश्त नहीं कर सकोगी तुम। नादिया को कड़े तेवरों से घूरकर वो दबे दबे गुस्से और खासे बेमायने खेज लहजे में बोले। वो सहम कर खामोशी से सर झुकाकर खड़ी हुई। मुँह ठीक कर लो अपना और तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में मेरे कुछ खास मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके सामने तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखूं। उसका टिश्यू से चेहरा साफ़ करने के बाद अल्तमश ने नादिया के दोनों हाथ थामे। ठीक है, नादिया ने इस बात में सर हिलाया और शिकन निगाहों से अल्तमश को घूरा, जैसे वो अभी भी अल्तमश से नाराज़ हो। अच्छा बाबा, एक बार फिर सॉरी, वो उसकी छोटी सी नाक दबाकर शरारत से बोले। आप मेरी नाक मत खींचा करें, वो बुरे बुरे मुँह बनाकर बोली। मैं तो हमारे बच्चों के सामने भी उनकी अम्मा की नाक खींचता रहूँगा, फिर क्या करोगी? अल्तमश के मायनेखेज़ और बेबाक जुमले पर नादिया की बल्कि साया फिगन हुई। पागल लड़की, वो बुड़बुड़ाए और नादिया की एक बार फिर से नाक दबाकर फ्रेश होने चले गए। शाम को अल्तमश नादिया के हाथ थामकर उसे ड्राइंग रूम में ले आए थे, लेकिन ड्राइंग रूम में कोई और भी मौजूद था जिसकी पुष्ट नादिया की सिन थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती उस शख्सियत के सामने खड़ी हुई जो पहले से लॉन्च में था, और जब नादिया ने सामने खड़ी हस्ती को देखा तो अल्तमश के हाथ पर नादिया की गिरफ्त सख्त हुई। उसने सवालिया निगाहों से अल्तमश को देखा, जैसे पूछना चाह रही हुई हकीकत है या ख्वाब। नादिया, अपने भाई से मिल लो, अल्तमश ने उसका हाथ थपथपाकर नरमी से कहा और नादिया का हाथ छोड़ दिया। भाई, उसकी आवाज़ सरगोशी से कम थी। राहिम अपनी बहन की सिर्फ लपका और सिर्फ नादिया को सीने से लगा लिया। नादिया की दबी दबी सिसकें लॉन्च में बढ़ने लगी। आंखें तो राहिम की भी नम थी, लेकिन नमी से ज़्यादा राहिम की आंखों में पेशमानी और शर्मिंदगी का अंसर था। दोनों बहन भाई रो रहे थे, एक की हिचकियाँ बंदी थी तो दूसरे की आंखें और जबड़े बिछे हुए थे। मुझे माफ़ कर दो किशमिश, राहिम ने नादिया के सामने हाथ जोड़ते हुए गुलगीर और शर्मिंदा लहजे में कहा। नहीं भाई, ऐसे मत कहो, जो होना था वो हो गया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि तू सही सलामत मेरे सामने मौजूद है। नादिया के लहजे में खुशी की रमक मौजूद थी। अल्तमश खटक खामोशी से दोनों बहन भाई को देख रहे थे, जबकि राहिम के नादिया को किशमिश कहकर मुखातिब करने पर अल्तमश पल भर को दिलकशी से मुस्कुराए। भाई, नादिया से राहिम की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए तड़प थी। नादिया, मुझे लगता था जब इंसान अपनी वक़्त खो देता तो उसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है। वजाहत कभी सच्चाई नहीं साबित नहीं कर सकती।
नदामत कभी नेमुल बदल नहीं हो सकते, अल्फाज कभी इंसान को उसका खोया हुआ मकाम नहीं दिला सकते। हाँ, खामोशी मज़ीद तसलीस से बचा लेती है और मैं जानता हूँ मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं। मुझे तुम्हें और अम्मा को छोड़कर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। राहिम ने नदामत ज़दा लहजे में कहा। भाई, मैंने तुम्हें अपनी कसम देती है, अगर तुम चले गए तो इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। और राहिम के शाने से लगी मुबहम सा मुस्कुराई और राहिम ने उसके सर पर शफकत से बोसा दिया। राहिम ने नादिया के सर पर शफकत से हाथ रखा और अल्तमश की सिमत पड़ा। राहिम सियाल, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें इस तरह अपने घर की औरतों को तन्हा छोड़कर चोर दरवाजे से फरार नहीं होना चाहिए था। वो रसानी से बोले। उनके सभी चेहरे पर नरमी का आंसर नुमाया था। मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ लाला जी, राहिम ने नदामत ज़दा अंदाज में कहा। तुम अभी शर्मिंदा मत हो, और जो होना था वो हो गया। शायद मैं भी गुनहगार ही हूँ, अल्तमश ने राहिम को खुद से लगाते हुए कहा। नादिया की आंखें तशक्कुर अमेज़ अंदाज में नम थी। कुछ देर और राहिम, अल्तमश और नादिया के साथ खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करने के बाद अपने घर रवाना हो गया। आप बहुत अच्छे हैं अल्तमश। राहिम के जाने के बाद नादिया अल्तमश के पास आकर बैठी और मोहब्बत पाश निगाहों से अल्तमश को देखने लगी। वो जानती थी कि अल्तमश आज बेहद बिखरे हुए हैं, क्योंकि हसाम की मौत का गम एक बार फिर ताज़ा हुआ था। मैं अच्छा नहीं हूँ, वो नादिया को सामने बैठते बोले। आप बहुत प्यारे हैं, आप खुद भी नहीं जानते, नादिया ने खुफगी से नाक चढ़ाकर कहा। उसके इस तरह नाक चढ़ाने पर घनी मुझे तले मौजूद अनाबी लब मुबहम सा मुस्कुराए। तुम क्यों जिद करती हो हर बात पर? मस्तूई हैरानगी चेहरे पर तारी करते हुए अल्तमश ने उससे पूछा। क्योंकि आप मेरी बात तामुल से नहीं सुनते, वो पुष्ट पर बिखरे रेशमी बाल समेटते हुए बोली। इस वक्त अल्तमश के दिल के तार अपनी तमाम तर खूबसूरती और मासूमियत से छेड़ रही थी। वो खुला रहने दो इन्हें, अल्तमश का इशारा नादिया के बालों की सिमत था। नादिया ने शर्मिंदगी अंदाज में वहाँ से उठना चाहा, पर अल्तमश की आंखों में मायने की शरारत वो भांप चुकी थी। बैठो, वो उसे अपने करीब बिठाकर बोले। मुझे सदफ़ के साथ दोपहर का खाना बनाना है, वो मिनमिनाई। सदफ़ खुद बना लेगी, तुम मेरा मूड मत ख़राब करो, उन्होंने नादिया को आंखें दिखाई। अल्तमश, हम अभी लाउंज में मौजूद हैं, नादिया ने आहिस्तगी से कांपती आवाज़ में कहा। अल्तमश ने इधर उधर निगाह दौड़ाई और अगले लम्हे वो नादिया से दूर होकर बैठे। कुछ ही देर में उनके सेल फ़ोन पर जमील की कॉल मौसूल हुई। मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा, लेकिन शाम को अच्छे से क्लास लूँगा तुम्हारी। वो सर्द आप बढ़ते अपनी जगह से उठ खड़े हुए, साथ में नादिया को धमकाना उन्होंने लाजमी समझा। नादिया हल्का सा मुस्कुराकर सर झुका गई और अल्तमश मर्दान खाने की सिमत बढ़ गए। शाम के वक्त वो लॉन में आ गई थी। सर्दियों की आमद थी, ऊपर से गांव में गर्मी हो चाहे सर्दी, दोनों ही ज़्यादा मिकदार में होती। वो अच्छे से गर्म चादर अपने गर्द लिपटते हवेली की पुष्ट पर मौजूद झील के किनारे आ गई। मौसम खासा खुशगवार था। वो पाँव को चप्पल से आज़ाद करती नरम घास पर चहलकदमी करने लगी। कुछ देर बाद ही अल्तमश उसे अपनी सिमत आते दिखाई दिए। वो ग्रे कलर की शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधों पर चादर फैलाए किसी रियासत के खूबसूरत वजीह शहजादे लग रहे थे। आज उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो नादिया ने से बाद पहली बार देख रही थी। शायद ये सुकून हसाम के कातिल को मौत के घाट उतार देने की वजह से था, लेकिन नादिया तो मुस्कुराती नज़रों से एकटक देख रही थी, बगैर पलके झपकाए। ये क्या है? अल्तमश ने आते साथ ही इसके सामने एक नेवी ब्लू कलर की डायरी लहराई, जिसे नादिया ने थाम लिया और साथ ही सवारी निगाहों से अल्तमश को देखने लगी। इस डायरी को खोलो, अल्तमश ने सीने पर बाजू बांधते हुए कहा। उनकी मोहब्बत पाश नजरें नादिया के गंदमी मोहने चेहरे पर मरकूज थी। नादिया ने डायरी खोली। इस डायरी के पहले वर्के पर सुर्ख रंग से हसाम खटक लिखा था। नादिया ने समझ न आने वाली नज़रों से अल्तमश को देखा। क्या हसाम को तुमने कभी देखा था? नादिया के हाथ से डायरी वापस लेकर वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगे। नादिया गड़बड़ाई। अब वो क्या जवाब देती? हसाम के जिगर पर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, लेकिन उसने आंखें मीचते इस बात में सह लाया। मुझे बताया क्यों नहीं? वो खोशी निगाहों से नादिया को देखकर बोले। मैं भूल गई थी, नादिया ने अपना एतमाद बहाल करना चाहा। तुम्हें मालूम है तुम वही लड़की हो जिसे हसाम ने मेरे लिए पसंद किया था? अल्तमश की बात सुनकर उसकी आंखें फैल गई। ऐसे क्यों आंखें फैला रही हूँ? मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम वाज़ेह लिखा हुआ है, मेरे नाम के साथ। अल्तमश ने नादिया के माथे पर अपना माथा टिकाकर कहा। उनका लहजा थकान ज़्यादा था। नादिया ने उनकी शैतरंग आंखों में हल्की नमी देखी। पता है, आज के बाद तुमसे मेरी मोहब्बत के 1 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि तुम मेरे हसाम को अपनी भाभी के रूप में पसंद आई थी। उनके वजह से उठती मसूर कुन खुशबू पूरे लॉन में फैली हुई थी। नादिया आंखें मूंदे सिर्फ यही दुआ करी थी कि ये वक्त थम जाए, सारे चरिंद परिंद अपनी जगह मुंजमद हो जाए, झील के साफ़ और शफाफ पानी की शरारती लहरें साकित और जामिद हो जाएं, इस खूबसूरत लम्हे के सहन में खोकर वो दोनों ही कहीं खो जाएं। ऐसी जगह ना कोई दुख और ना ही किसी किस्म की अजियत। अल्तमश, कल मुझे अम्मा से मिलने जाना है, बहुत याद आती है उनकी। नादिया जहाज़ी साइड बेड की सिमत बढ़ी और अपनी जगह पर आकर नींद दराज होते बोली। अल्तमश कुछ लम्हे पहले ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे अपने कीमती परफ्यूम में से एक परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे करने लगे।
जब नादिया की मुरझाई आवाज़ उनके समातों से टकराई। ठीक है, कल सुबह तुम्हारी अम्मा से मिलने चलेंगे। दराज से सिगरेट और लाइटर उठाकर बेड पर आ बैठे। खूबसूरती से तराशी गई मूछों तले सिगरेट रखकर वो खूबसूरती से लाइटर सुलगाने लगे। जब नादिया ने आबरू झुकाकर उन्हें घूरा, साथ ही सिगरेट अल्तमश के होठों से निकाल दी। मैंने क्या कहा था? वो लड़ाका औरतों की तरह कमर कसकर मैदान में उतरी। मेरी आदत है, अल्तमश ने कहा, इत्मीनान से कहा। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? वो तल्खी से बोली। नादिया, उल्टा अल्तमश ने उसे घूरा। प्लीज़ मान जाए ना मेरी खातिर, इस आदत को तुर्क करते हैं। वो अपनी जगह से उठकर मुल्तजी लहजे में बोली। कर दिया तुर्क, अल्तमश ने कहकर सिगरेट और लाइटर को डस्टबिन में फेंका और वापस अपनी जगह आकर नीम दराज हुए। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पुरजोश लहजे में चहचहाई। मैं बहुत बुरा भी हूँ, अल्तमश ने मायने की चीज़ देखते हुए दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाई। आपके नादिया खुद में सिमटने पर मजबूर हो गई थी। आज अशर और नगीन का निकाह था। अशर ने मुसलसल 2 दिन से उन्हें कॉल्स कर करके झुंझला दिया था। आज वो अपने आबाई गाँव पहुँचे। नादिया के लिए ये सब कुछ दिल अवेज़ था। वहाँ मजसूस ख़वातीन नादिया को देखकर नाक मुँह चढ़ाकर आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से नादिया ने सहमी निगाहों से अल्तमश को देखा, जो अशर की किसी बात पर हंस रहे थे। तभी अम्मा भी अपनी व्हीलचेयर पर धकेलते उनके पास ही। अल्तमश मखसूस अंदाज में उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे। अम्मा भी ने उनके सर पर हाथ फेरा। नादिया ने खौफजदा निगाहों से अम्मा भी को देखा, क्योंकि उसे अभी तक अम्मा भी का चिंगारता लहजा याद था। इधर आओ बेटा, अम्मा भी ने नरमी से उसे अपने पास आने का कहा। नादिया ने बेसाख्ता अल्तमश की सिमत देखा। अल्तमश ने उसे आंखों में इशारे से अम्मा भी के पास जाने का कहा, तो छोटे छोटे कदम उठाते उनके पास जा खड़ी हुई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह थोड़ी देर पहले अल्तमश अम्मा भी के सामने झुके थे। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। वो उसके माथे पर बोसा देकर गुलगीर लहजे में बोली। तो नादिया ने सुख का सांस लिया। ऐसे क्यों घूर रहे हो? अम्मा भी नादिया को अपने साथी हवेली के अंदरूनी हिस्से की जम पड़ी, जब अशर ने खूनखार और खा जाने वाली नज़रों से अल्तमश को देखा। तुम कितने कमीने हो अल्तमश खटक साहिब, तुम्हें तो शादी के 3-4 साल बाद आना चाहिए था। कौन अपने दोस्त की शादी वाले दिन ही शादी में शिरकत करने के लिए आता है? अशर नागवारी से गर्राया। अब अशर और अल्तमश खटक मर्दान खाने की सिन बढ़े, क्योंकि मर्द हजरात के लिए खुसूसी इंतजामात मर्दान खाने में किए गए थे। मगर तुम्हें आती नहीं है अशर मियाँ। मुझे क्या इल्हाम होना था कि तुम्हें शादी में इतनी जल्दी बाजी दिखाओगे? मुझे इत्तला ही कल दी थी तुमने अब अचानक होने वाले निकाह की। अल्तमश को देखकर जो मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के मर्दान खाने में मौजूद थे उनके पास आ गए। खासी गर्म जोशी से अल्तमश खटक से बलगीर होने लगे। अल्तमश खटक ने भी मोहब्बत सी मुस्कुराहट नाभि होठों पर सजाए सबके साथ शाइस्तगी से बलगीर होते रहे। अशर और नगीन का निकाह हो चुका था। हर सिन मुबारकबाद का शोर फिज़ा में गूंज उठा। मेरी तरफ से भी शादी की मुबारक वसूल कर अशर साहब, अल्तमश ने भारी गंभीर आवाज़ में कहा, तो दूसरी तरफ अशर का जानदार कहका फिज़ा में गूंजा। अल्तमश ने सफ़ेद बेदाग कलफशदा शलवार कमीज़ ज़ेबतन किया हुआ था। वो हमेशा की तरह खासे पुरकशिश और वजीहा लग रहे थे, जबकि अशर ने ऑफ वाइट कलर की नफीस शेरवानी ज़ेबतन की हुई थी। खैर मुबारक। मैंने सोचा शादी के बाद जब अल्तमश साहब जैसे जालिम इंसान गिरगिर की तरह रंग तब्दील कर सकते हैं, तो मेरे लिए भी शादी खासा खुशगवार तजर्बा होगी, अशर ने शरारती अंदाज में कहा। अल्तमश ने अशर के शौक़ और शरीर लहजे पर से घूरा, पर वो मुसलसल उन्हें चढ़ाने के लिए मुस्कुराए जा रहा था। नगीन का ख्याल रखना अशर, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, अल्तमश ने इधर उधर निगाह दौड़ाकर संजीदगी से कहा, जैसे वो अल्तमश को खबरदार करना चाह रहे हों। नगीन के लिए हमेशा से उनके दिल में पाकीज़ा और नरम गोशा मौजूद रहा था। तुम मुझे अभी से डराना धमकाना चाह रहे हो? अशर ने मसनूई खौफ चेहरे पर तारी करते हुए उनसे पूछा। यही समझ लो, उन्होंने कंधे उचकाए। फिक्र मत करो, तुम्हारी कज़न साहिबा को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अशर ने संजीदगी से कहा। कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा तो अशर और अल्तमश फैसल साहब के रहनुमाई में हवेली के अंदर दाखिल हुए। नादिया ने आज सफ़ेद रंग की खूबसूरत सी मैक्सी ज़ेबतन की हुई थी, साथ ही गोल्डन और सफ़ेद रंग का हिजाब में उसका पुरनूर चेहरा और पाकीज़ा लग रहा था। दोनों में अभी भी सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस नज़र लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। नादिया ने अल्तमश को लॉन्च में दाखिल होते देखा तो उसके गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठों पर तबस्सुम बिखर गया। अल्तमश ने नादिया को मस्मराइज होते देख लिया था, इसलिए वो भी दिलकशी से मुस्कुराकर नादिया के साथ जा खड़े हुए। रुखसती हो चुकी थी, क्योंकि निकाह सादगी से हुआ था, इसलिए महज ख़ानदान के चंद लोग ही बारात में शामिल हुए थे। फिर ये छोटा सा 3-4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा था। 6 साल बाद। नादिया, कबीर कब से रो रहा है यार? अल्तमश की झुंझलाई आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अल्तमश खासे बरहम दिखाई दे रहे थे। नादिया ने किचन से बाहर झांककर अल्तमश को देखा, जो कबीर को उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे, जबकि कबीर साहब जो कब से गला फाड़कर अपना शुगल पूरा कर रहे थे, अपनी माँ का चेहरा देखकर एकदम खामोश हुए। 2 साल कबीर अपने माँ बाप की आँख का तारा था, लेकिन कबीर अल्तमश से ज़्यादा नादिया के करीब था, जिस पर अक्सर अल्तमश नगीन को आंखें दिखाते रहते थे।
मेरे शहजादे अच्छे बच्चे हैं, अपनी मम्मा को तंग नहीं करते। आपने फजूल में मेरे बेटे को बदनाम किया हुआ है। नादिया ने अल्तमश के हाथों से खिलखिलाते गोल मटोल से कबीर को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कुछ देर पहले तक आपके शहजादे खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे। रो रो कर पूरा बेडरूम सर उठा लिया था, लेकिन अपने बाबा की तरह नादिया को देखकर उसकी आंखों में भी ठंड पड़ गई है। अल्तमश ने बेनियाजी से कहा, जबकि उसके लहजे में छलकती शरारत नादिया से पोशीदा नहीं रह सकी। नादिया ने उनकी बात सुनकर अपनी मुस्कुराहट दबाई। खुलकर मुस्कुरा लो, वैसे भी तुम्हें मेरी बातें दिलचस्प लगती हैं, अल्तमश ने असली लापरवाही से कहा। शुरू में आप मुझे खासे डिसेंट मर्द लगते थे, लेकिन अब जब शादी को 6 साल हो गए हैं तो एक चीज़ मैं आज वसूख से कह सकती हूँ कि आप पर डिसेंट का डी भी सूट नहीं करता। नादिया कबीर को उठाए सीढ़ियों की सिंध बढ़ी। अब मैंने कौन सी ऐसी वैसी हरकत कर दी जो तुम्हें मेरे डिसेंट होने पर शक हो रहा है? अल्तमश भी उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसी वैसी हरकत पर जोर देकर मायने खेजी और शरारती अंदाज में नादिया से पूछने लगे। मेरी तौबा है, नादिया ने बाकायदा कानों का हाथ लगाते हुए कहा और कबीर को फिटर पिलाने लगी। तुम्हें तौबा करनी भी चाहिए, मेरे जैसे इंसान को हर वक्त तड़पाती रहती हो, सोचो कितना गुनाह मिलता होगा तुम्हें। अल्तमश फिर भी बाज नहीं आया और नगीन की नाक खींचकर मुस्कुराते हुए बोले। नादिया की इस तरह नाक खींचने पर जहाँ नादिया ने अल्तमश को अबरू चुकाकर घूरा, वहीं कबीर साहब ने अपनी माँ के नाक खींचे जाने पर एहतिजाज के तौर पर अपने मुँह से फीटर हटाकर अल्तमश को खुफकी से देखा। अल्तमश के साथ साथ नादिया ने भी कबीर की हरकत नोट की थी, जिस पर दोनों ने बेयकीनी और हैरानगी से एक दूसरे को देखा और आखिर में दोनों ही कबीर की प्यारी सी हरकत पर दिलकश अंदाज में मुस्कुरा दिया। मेरा ख्याल है तुम्हारा बेटा बड़ा होकर मुझे खासा टफ टाइम देगा, अल्तमश ने लहजे में बेचारगी समोए हुए कहा। जी बिल्कुल, मेरा बेटा अपनी अम्मा की ताकत और सहारा बनेगा, नादिया ने कबीर के फूले हुए गाल चूमते हुए कहा। थोड़ी देर में मेहमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे, मैं भी तब तक लामने जाकर डेकोरेशन देख लेता हूँ, अल्तमश ने संजीदगी से कहा, अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आज कबीर अल्तमश की सालगिरह थी। कबीर की दूसरी सालगिरह पर अल्तमश ने खासे बड़े पैमाने पर जश्न मुनक्किद किया था। शाम को नाहिद बेगम राहिम के साथ बड़ी हवेली पहुंच चुकी थी। राहिम ने भी नाहिद बेगम की पसंद की लड़की सायरा से शादी कर ली थी। सायरा नाहिद बेगम की बहन की बेटी थी। सायरा काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। नादिया नाहिद बेगम के साथ गर्मजोशी से मिली। कुछ देर बाद अशर और नगीन भी हवेली पहुंच चुके थे। अशर के हाथों में नन्ही सी ऐमन मौजूद थी। 1 साल ऐमन शक्ल और सूरत में नगीन की कॉपी थी। कबीर कहाँ है नादिया? नगीन ने नादिया के गले मिलते कबीर के बारे में पूछा। अभी थोड़ी देर पहले अल्तमश प्रधान खाने की तरफ लेके गए हैं उसे, नादिया ने मुस्कुराते हुए नगीन को जवाब दिया, जबकि अशर की आवाज़ नादिया की समातों में उभरी। भाभी कैसी हैं आप? अशर ने साथ ही उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? नादिया ने पूछा। मैं भी ठीक, अशर ने शाइस्तगी से कहा, जबकि नादिया ने आहिस्तगी से ऐमन को नगीन की गोद से उठा लिया। एसपी शेब की फैमिली भी बड़ी हवेली पहुंच चुकी थी। शेब की बीवी सहर काफ़ी शरीर और जिंदादिल लड़की थी। नादिया और नगीन की सहर के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद अल्तमश ऑफ वाइट शलवार कमीज में मलबूस शाहाना अंदाज में लाउंज में दाखिल हुए। उन्हें लाउंज में दाखिल होते देख जहाँ सबकी आंखों में अल्तमश की बेमिसाल शख्सियत को देखकर सताइश उभरी, वहीं नादिया के दिल ने एक बीट मस्की। नगीन, अशर को तुम नहीं सुधार सकती, तुम्हारे मियाँ अभी भी बाज नहीं आता जुबान दराजी से, नगीन के सर पर हाथ रखते हुए मुस्लिम गुस्से से बोले। भाई मैं भला क्या कह सकती हूँ इन्हें? नगीन ने कबीर को अपनी गोद में उठाते हुए बेचारगी से कहा। मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर रहे हो चालाक इंसान? अशर जो अभी तक खामोशी से एक जानिब खड़ा था, अल्तमश की बात सुनकर दांत पीस कर बोला। मुझे नगीन के कान भरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने शोर की ओछी हरकतों से आगाह है। अल्तमश ने नादिया को गहरी निगाहों से देखते अशर को लताड़ा। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अशर की शरीर आवाज़ सुनकर अल्तमश खुद को कंपोज करते अशर को नागवारी से घूरने लगे। नगीन महज शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अशर ने उसे आंखें दिखाईं, पर फिलहाल नगीन को अशर को जी भर के चिढ़ाने का मौका मिल गया था। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। नादिया ऐमन को नगीन के हवाले करते किचन की सिंध बढ़ी। तो मैं तुम्हें घर चलकर देख लूँगा, सारी चहचहाट तुम्हारी पल भर में उड़न छू नहीं हुई तो कहना, अशर ने अपनी बेटी के फूले गाल छूते हुए नगीन से कहा, जबकि उसकी मायने लहजे में पनपती मायने खेसी को भांप कर नगीन झेप गई। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, मुबम सा मुस्कुराकर लहजे में बेचारगी समय बोली। थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारे चेहरे के साथ साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अफसोस तुम मेरे इंतकाम लेने वाली हरकतों से कांपने लग जाती हो, अशर ने नगीन के कानों में सरगोशी की और मायने खेसी से कहा। आप कभी नहीं सुधर सकते अशर, नगीन ने अपने सुर्ख पड़ते चेहरे पर गुस्सा नमूदार करते कहा। लेकिन नगीन की गैर वक्ती हालत को मद्देनजर रखते अशर शरारती अंदाज में होले से मुस्कुराकर खामोश हो गया। अशर ने अपनी शोखी और शरीर लहजे की वजह से बहुत जल्द
नगीन के दिल में अपनी जगह बना ली थी और अशर की बेलौस मोहब्बत का ये नतीजा निकला कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल दिखाई देते। नगीन की ज़िंदगियों में खुशियों का बसेरा था। सुबह से कहाँ गायब हो? कुछ ख्याल है तुम्हें अपने मियाँ का? अल्तमश ने गुस्सीले लहजे में उसे झिड़का। नादिया ने सर पटाखों ने देखा जो ऑफ वाइट कलर के शलवार कमीज में मलबूस किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे थे। ऊपर से उनकी खुफकी भरी हुई आंखें। मैं अकेली औरत हूँ इतने बड़े घर में, सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं, नादिया ने मुँह फुलाकर कहा। आज के दिन तुम पर कोई काम का दबाव नहीं डाला गया था। इन सब कामों के लिए हवेली में मुलाजमीन की फ़ौज है, पर तुम्हें पता नहीं क्यों सुकून नहीं मिलता चुप कर के बैठ कर। अल्तमश ने आंखें सुखेर के उसे घूरा। मुझे सब ऐसे ठीक नहीं लगता, मुझे आदत है हल्के फुल्के घर के काम करने की, नादिया ने नरमी से कहा। सुर्ख रंग तुम पे खूब जचता भी है। नादिया ने आज सुर्ख और गोल्डन कम्बिनेशन का खूबसूरत ड्रेस सेवतन किया हुआ था। अल्तमश ने उसकी नाक दबाते हुए कहा। और तभी कबीर अल्तमश के धुआंधार रोने की आवाज़ किचन में गूंजी। कबीर नाहिद बेगम की गोद में था, जबकि नाहिद बेगम को देखकर अल्तमश पल भर को शर्मिंदगी से सर झुका गए और आखिर में खुशी आकर बालों में हाथ फेरता किचन से बाहर निकलने लगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने गोल मटोल बेटे को ऐसे देखा था जैसे वो अल्तमश का वाहिद जानी दुश्मन हो। नादिया ने मुस्कुराहट दबाकर कबीर को थामा। कुछ देर बाद इंतहाई खुशगवार माहौल में सालगिरह का केक काटा गया। सब ने एक बार फिर से कबीर को ढेरों दुआएं दी थी और यूँ एक खूबसूरत शाम अपने इख्तिताम को पहुंची। आप कहाँ जा रहे हैं? नादिया ने उन्हें मुखातिब किया, जो सुबह सुबह ताज़ादम होकर कहीं जाने के लिए तैयार थे। कब्रिस्तान जा रहा हूँ, अल्तमश ने मुख्तसर जवाब दिया। नादिया भी बाल समेटती अल्तमश के रूबरू हुई। क्या आज मैं आपके साथ चल सकती हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा। तुम क्या करोगी वहाँ जाके? अल्तमश ने किचन और सेलफोन उठाते हुए उससे कहा। मुझे सिर्फ एक बार आपके साथ कब्रिस्तान चलना है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, वो इल्तिजाई लहजे में बोली। अच्छा ठीक है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, अल्तमश ने हामी भरते हुए कहा और ख़ुद कमरे से बाहर निकल गए। कबीर गहरी नींद सो रहा था। नादिया ने सदफ से कबीर का ख्याल रखने का कहा और ख़ुद गैराज की सिमत बढ़ी। अल्तमश और नगीन दोनों ही सियाह रंग के कपड़ों में मलबूस थे। रास्ते में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कब्रिस्तान के बाहर गुलाब के फूलों के मुख्तलिफ स्टॉल लगे थे। अल्तमश ने वहाँ से गुलाब के फूल खरीदे और नादिया का हाथ थामकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। नादिया की आंखें भीगी हुई थी। वो आज पहली बार आसाम की आखिरी आरामगाह पर आई थी। अल्तमश ने सर पर रुमाल बांधा हुआ था। उनके चेहरे पर गहरा करब आज भी रकम था। एक अजीब बेबसी और दुख के साए उनके चेहरे पर लहरा रहे थे। वो दोनों हसाम फटक की कब्र के सामने रुक गए। अल्तमश ने गुलाब की पंखुड़ियाँ हसाम की कब्र पर बरसाईं। नादिया की निगाह अल्तमश के सुर्ख चेहरे पर मरकूज थी। गए वो उनके अंदर छुपे करब और तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना चाह रही हो। अल्तमश ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो नादिया ने भी भीगी आंखों समेत दुआ मांगने लगी। ज़िंदगी में चाहे जितनी खुशी आ जाए, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी के खिला कोई ज़ीर उन्हें मुकम्मल नहीं कर सकता मेरी ज़िंदगी में। वो सरगोशी में बोल रहे थे, लेकिन नादिया ने उनकी बातें बखूबी सुनी। उन्होंने दुआ मांग ली थी। अल्तमश का चेहरा भी आंसू से तर था। घर चलें? कबीर नींद से उठेगा तो परेशान होगा खाली कमरा देखकर। अल्तमश ने खुद को कंपोज करते नरमी से कहा तो नादिया ने इस बात में सर हिलाया। अल्तमश ने एक अलविदाई निगाह हसाम की कब्र पर डाली और आगे बढ़ गए। ऐसे मत देखो मुझे, अल्तमश ने उसे देखे बगैर कहा। नादिया अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर था, लेकिन अब मेरी यही दुआ है कि मेरे हसाम को जन्नत में अलग मकाम मिले। अल्तमश ने नादिया के लिए फ्रंट सीट का डोर खोलते हुए बेतासुर लहजे में कहा। अल्तमश, आज मुझे आप पे फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है हमारे लिए बेहतर है, वो कमाल का ईमान रखता है। और मुझे खुशी है कि